नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए आपकी पढ़ाई की जिम्मेदारी और आपकी लड़ाई की जिम्मेदारी दोनों एक साथ लड़ रहा हूं। तो अगर आप लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन के साथ बिल्कुल अपडेट रहना चाहते हैं और आप अपने सिस्टम से होने वाले एरर के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो दोनों केसेस में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर लो। जो बच्चे सीजीएल प्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि सिस्टम चंगा सी नहीं है, उसके बावजूद भी कम से कम अपना सिस्टम चंगा सी रखें। मतलब जो अभी लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन सही से लगा लें। तो जो अभी रिसेंट क्वेश्चन सामने आए हैं, जो नए वेंडर ने कराए हैं, उनमें ग्रामर के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो ग्रामर के क्वेश्चंस का कलेक्शन आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मैं थोड़ा देसी स्टाइल का मास्टर हूँ। मतलब जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, या हिंदी भाषी बेल्ट के बच्चे हैं, जहाँ पे उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है हिंदी माध्यम से कर रखी है, वो ज़्यादा मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो मेरी पूरी की पूरी जो क्लास है वो थोड़ी देसी स्टाइल में चलेगी, जिसमें प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा टूटा टूटा सा रह सकता है, लेकिन जो काम की चीज़ है ना, वो बहुत ज़रूरी मिलेगी। आज की क्लास में तकरीबन 145 क्वेश्चन है ग्रामर के, जो आपके करंट वेंडर ने पूछे हैं और ये पब्लिक डोमेन में है। 145 क्वेश्चन में अगर देखोगे तो 27 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल के हो सकते हैं, और बाकी के 119 जो क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे 118 क्वेश्चन जो है 18, ठीक है, 118 जो क्वेश्चन है ये आपके इजी लेवल के क्वेश्चन है। जब हम इजी की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने ग्रामर एक बार अच्छी तरीके से पढ़ा हो। अगर ग्रामर आपने एक बार भी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है, तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। कुछ सवाल बच्चे पूछते रहते हैं, सर एक बात ये बता दो कि कौन सी किताब है या कौन सा सोर्स है जिससे पूरी तरीके से पढ़ाई कर ले और मेरे सारे के सारे क्वेश्चन फंस जाए। देखो, वैसे तो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, मैं आपको दो रिसोर्स सजेस्ट करता हूँ जिसमें 100% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। एक अगर आप ध्यान से देखोगे तो संकल्प बैच है। संकल्प बैच मैंने यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रखा है। आज जितने भी 145 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, रूल बाय रूल आपको इस बैच में मिल जाएगा। ये पूरी तरीके से फ्री है। उसका मैं लिंक नीचे दिए देता हूँ, वो आप जाके एक बार आप रिवाइज कर दो। हर चैप्टर से 200 क्वेश्चन पढ़ाया होगा मैंने, और वो रिवीजन के लिए सबसे अच्छी सीरीज है। ये बेसिक बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन अगर किसी बच्चे ने भी एक बार ग्रामर पढ़ रखा है, तो संकल्प बैच से सारे इंपॉर्टेंट रूल्स, उस पर पूछे जाने वाले क्वेश्चन को रिवाइज कर सकता है। ये नंबर 1 बात है। और नंबर 2 बात है, अगर कोई वीडियोस का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है और ये चाहता है कोई ऐसी किताब मिल जाए, भाई मैं ठीक हूँ, मैं सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ, मेरे को तो खाली किताब बता दे भाई, मैं उससे अपना काम कर लूंगा। तो इंग्लिश ग्रामर स्मार्ट बुक, ये मैंने एक किताब लिखी हुई है। इसके अंदर आप जाओगे ना, इसके अंदर सारे के सारे 145 के 145 क्वेश्चन पेज बाय पेज मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन या ये जो चीजें हैं वो किसी और किताब में नहीं लिखी हुई है, लिखी हुई है। लेकिन इस किताब में आप जाओगे तो आप देखोगे कि जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूरी तरीके से हाईलाइट किए गए हैं। किताब पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। आप साइड में 145 क्वेश्चन रख लेना और चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ते हुए चले जाना। वहां पे एकदम आपको सारे जो है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उनके की पॉइंट्स हाईलाइट मिलेंगे। तो इतना ज़्यादा बेहतर कोई किताब नहीं मिली है। इसकी रेटिंग भी अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजन पे जाके देखोगे तो 4.8 रेटिंग है, और उसमें भी अगर आप देखोगे एक बच्चा, दो बच्चा या चार बच्चों की रेटिंग नहीं है। मतलब जाओगे तो 500-700 बच्चों ने रेट कर रखा है, और 500-700 बच्चों ने 4.8 रेट कर रखा है। इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अगर कोई 4.2 4.3 रेटेड बुक भी होता है, इसका मतलब वो किताब बड़ी अच्छी लिखी हुई है। और मैं साफ साफ आपको ये बता दूं कि ये जो है अभी आपका 2025 के सारे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये किताब 2023 के बाद मैंने अपडेट ही नहीं की है, क्योंकि कुछ भी नया पूछा ही नहीं गया है, इस वजह से उसे अपडेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। तो ये किताब आप अपने इंग्लिश ग्रामर की प्रिपरेशन करने के लिए यूज कर सकते हो। आज जो मैं 145 क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आया हूँ, इसमें मैं आपको बता दूं कि क्या क्या इसके अंदर है। देखो, वीडियो देखने से पहले ये जरूरी है कि आप कंटेंट जान लो कि अंदर क्या मिलेगा। स्पॉट द एरर का जितना भी क्वेश्चन है वो पिक कर लिया है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जितना क्वेश्चन है वो पिक कर लिया है। यही सबसे ज्यादा आपको यही सबसे ज्यादा आपके ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 145 क्वेश्चन मैंने पूरे के पूरे पिक किए हैं। तो चलो चलते हैं आज की क्लास में और क्वेश्चन देखते हैं। जिस बच्चे को इसे 2x पे लगाना है वो 2x पे लगा के देख ले, जिसको 1.5x पे लगाना है 1.5x पे लगा के देख ले, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड माध्यम में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को सिर्फ ये पीडीएफ चाहिए और एनोटेशन वाले चाहिए जिसमें मैंने ऑप्शन टिक कर रखा हो, तो वो टेलीग्राम चैनल को माई पाठशाला को ज्वाइन कर ले। वहाँ पे ये वीडियो आने के साथ साथ पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड हो गई होगी।
तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके खुद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे आके आप वीडियो फॉरवर्ड करके उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। अगर ग्रामर की तैयारी आपकी ठीक ठीक सी है तो एक भी क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं होगी। कुछ 2-3 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है, 27 क्वेश्चन ठीक ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। अगला जो सबसे पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का वो है बाय द टाइम दे अराइव द कंसर्ट हैड एंडेड। बाय द टाइम दे अराइव द कंसर्ट हैड एंडेड। अब अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो सबसे पहले मन में आपके क्या आना चाहिए कि सर ये जो है हम किस चैप्टर में पढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया किस चैप्टर से है, ये 10 से पूछा गया है। दूसरा सवाल आपके मन में क्या आना चाहिए, दूसरा सवाल आपके मन में आना चाहिए कौन सा रूल है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मेरी किताब के अंदर जाओगे या किसी शिक्षक से भी आपने ठीक से पढ़ा होगा, तो आपको बताते हैं कि अगर दो घटनाएं पास्ट में हुई हो, पास्ट में हुई हो, जिसमें से एक घटना, या यूं कह दो एक घटना, या अंग्रेजी में कह दे एक्शन, एक्शन 1 है मान लो, एक्शन 2 है, ये पहले हुआ हो, ये बाद में हुआ हो, बाद में हुआ हो। तो जो घटना पहले हुई होती है इसको हम रखते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। ग्रामर का रूल ये कहता है कि इसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। किताब में जाओगे आप तो 4 केसेस मैंने किताब में लिख रखा है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, जिसमें मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया है कि V2 और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन बनता है। जो ये वाला सवाल है इस कॉम्बिनेशन पे V2 का और V2 का केस बनता है, V2 प्लस वर्ब की ING का केस बनता है, और वर्ब की ING प्लस वर्ब की ING का केस बनता है। ये 4 केसेस हैं जो मैंने किताब में लिख रखे हैं। इन 4 केस में इस केस पे ये सवाल पूछा गया है। लिखा है बाय द टाइम, बाय द टाइम ये कंडीशन है कि बाय द टाइम दे अराइव, जब तक वो पहुंचते, द कंसर्ट हैड एंडेड, कंसर्ट जो है वो एंड हो गया है। बाय द टाइम दे अराइव द कंसर्ट हैड एंडेड। यहां पे ध्यान से देखो, हेड प्लस V3 है, क्या है, हेड प्लस V3, हेड प्लस V3। इसको क्या कहोगे, जिस बच्चे को टेंस की जानकारी है वो बोलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है। तो जब पास्ट परफेक्ट है तो दूसरा वाला जो सेक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है ये जो है V2 होना चाहिए, तो अराइव की जगह क्या होना चाहिए, अराइव्ड होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में गड़बड़ी है, यहां पे गड़बड़ी है। क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। देखो 145 क्वेश्चन है, मैं आराम आराम से पढ़ाऊंगा, तो दिल थाम के बैठे रहिएगा जो है, क्योंकि ये वीडियो लंबी होने वाली है, 1.5 घंटे 2 घंटे की होगी। आप सब लोग वीडियो खोलते हो, वीडियो खोलने के बाद जो है निकल के चले जाते हो। आपको लगता है कि टीचर बेवकूफ़ है, टीचर मतलब इतनी मेहनत करके कंटेंट छांट के आपको पढ़ाने जा रहा है, आपको लगता है पता नहीं क्या जहन्नम एग्जाम में आएगा। कुछ जहन्नम में नहीं आता। जब मैंने संकल्प बैच आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं निकलेगा। आप देख तो लो कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकला। मैंने ये भी बोला था कि अगर आपने संकल्प बैच पूरी तरीके से कर लिया और आप फेल हो गए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। अरे अगर उस संकल्प बैच से क्वेश्चन ना फंसे हो, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर फंसे हो, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूं। लेकिन अगर आपने उस संकल्प बैच ही नहीं पढ़ा है तो गलती तो आपकी है ना, कि आपने पढ़ा ही नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही वॉज सीनियर देन मी इन कॉलेज। अब ये सवाल कितना मुश्किल है, ये सवाल बहुत ही आसान है। अगर आप मेरी किताब में जाओगे या संकल्प बैच में जाओगे, दोनों में मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि IOR जब भी आता है तो ये अपने साथ प्रीपोजिशन जो देन है ये नहीं लेता है। ये अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है, टू। अब चाहे किताब में हो चाहे मेरी क्लास में हो, क्या मैंने वहां पे आपको फोकस कराया था कि बच्चा ये वाली चीज आपके एग्जाम में पूछी जाती है। संकल्प बैच उठा के देख लो, वहां चिल्ला चिल्ला के बताया था कि यही पूछा जाता है। किताब अपने आप खोलोगे तो वहां पे भी चिल्ला चिल्ला के लिखा हुआ है कि यही पूछा जाता है, यही पूछा जाता है, यही पूछा जाता है। साथ में अगर देखोगे IOR में अगर हम बोले तो इसमें सीनियर आता है, जूनियर आता है, इंफीरियर आता है, अल्टीरियर आता है, एक्सटीरियर आता है, पोस्टीरियर आता है, ये सारे शब्द लिखे हुए हैं। साथ में इसी के साथ एक और चीज दी जाती है जो प्रीफर है, जो प्रीफर और प्रेफरेबल है, प्रेफरेबल है। ये दोनों अपने साथ क्या लेते हैं, ये अपने साथ दोनों जो है टू लेते हैं, और ये अपने साथ देन नहीं लेते। इनके साथ देन लगाना गलत होता है, इनके साथ देन लगाना गलत होता है। अगर इनके साथ देन लगाना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रादर देन का, रादर देन का इस्तेमाल करते हैं, ये सही होता है। तो या तो हम टू लेते हैं या तो इनके साथ रादर देन लेते हैं। तो इस सवाल में अगर आपने ग्रामर पढ़ रखा है तो ग्रामर पढ़ने के साथ साथ आपको ये पता होगा जो सीनियर है, सीनियर के साथ देन नहीं लगता, सीनियर के साथ टू लगता है। तो किस ऑप्शन में एरर है, ऑप्शन नंबर ए में एरर है।
अब अगर मैं बोलूं कि कोई बच्चा ऐसा है जो एग्जाम में बैठा हुआ और ये सारे क्वेश्चन अगर सही से नहीं करके आया, तो क्या किया उसने? अपनी पढ़ाई के दौरान मौज मस्ती किया है, सही से उसने पढ़ा नहीं है, या सही से शिक्षक से नहीं पढ़ा होगा। मैं अगर आपको एक बात बोलूं, ये वाला जो क्वेश्चन था, या कोई ऐसा शिक्षक है यूट्यूब पे जिसने इसने नहीं पढ़ाया होगा? सारे शिक्षकों ने पढ़ा रखा होगा। मतलब अगर वो शिक्षक है, मतलब वो यूं ही मुंह उठा के भी पढ़ाने गया है, तो उसको भी ये बात पता है कि भैया जितने भी सीनियर, इंफीरियर, जूनियर, अल्टरियर, पोस्टरियर जैसे IOR वाले सफिक्स वाले जो शब्द होते हैं, वो सब अपने साथ टू लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सी हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 5 years। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है? नहीं, ये क्वेश्चन निहायत ही आसान है। हम सिंस और फॉर का कब से यूज देख रहे हैं, सिंस वर्सेस फॉर, और ये सारे शिक्षक खूब पढ़ाते हैं। बुक में भी जाओगे, संकल्प बैच में भी जाओगे, तो बताया मैंने कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे 5 years अगर मैं पूछूं आपसे पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आप कहोगे कि ये सर पीरियड ऑफ टाइम है, सिंस नहीं लगेगा, क्या लगेगा? फॉर लगेगा। तो ये इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और ये इस्तेमाल होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस वाले सेक्शन में जो है एरर है, कहाँ पे है? सिंस, ये वाले में। तो सिंस की जगह क्या होना चाहिए? सिंस की जगह फॉर 5 years होना। अगर आप 145 क्वेश्चन में देखोगे, 145 क्वेश्चन में देखोगे, तो तकरीबन 4 क्वेश्चन सिर्फ इसी बात पे आए हुए हैं। अलग अलग सेट्स में 4 क्वेश्चन सिंस और फॉर को लेके बना हुआ है। तो प्रैक्टिस ही होगी आपकी। और ऐसा भी नहीं है सिंस और फॉर के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया, बहुत आसान आसान पूछा गया है कि आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि कौन सा पीरियड ऑफ टाइम है, कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी जीवन की जो अवस्थाएं होती है, जैसे एडोलेसेंस हो गई, ठीक है ना। तो एडोलेसेंस को देख के ऐसा लगता है कि यार पता नहीं पीरियड ऑफ टाइम होगा या पॉइंट ऑफ, क्योंकि जब हमारी जीवन की अवस्थाएं होती हैं, जीवन की अवस्थाएं पर्टिकुलर पॉइंट में गिनी जाती है। तो इस तरह कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बहुत आसान से पूछा गया। 3 साल हो गया या 2020 से पूछ दिया गया, तो 2020 जो है ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, और 3 साल मतलब पीरियड ऑफ टाइम हो गया। अगला सवाल जरा ध्यान से देखो, सेलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल द। ये क्वेश्चन आपका क्वालिटी क्वेश्चन है, जिसमें से मेरा मानना है 50 से 60% बच्चा ऐसा है जो कंफ्यूज हो सकता है। 50 से 60% बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा बच्चा जब उसे आर्टिकल की अच्छी तरीके से जानकारी होगी। आर्टिकल की जानकारी बहुत अच्छी होगी। अगर आर्टिकल की जानकारी की बात करें, तो जरा आर्टिकल के कुछ रूल बता देता हूं। अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें, ध्यान से देखिएगा, स्पेशली प्रॉपर नाउन पे बेस्ड है। क्या प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं? तो प्रॉपर नाउन के पहले हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, यूज नहीं करते। ऐसा क्यों है? ये क्या है? ये जनरल रूल है। क्या है? जनरल रूल है। और हर चीज का एक्सेप्शनल केस होता है। तो पहले जनरल रूल को समझना बहुत जरूरी है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। देखो, आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल दो तरीके का होता है। आर्टिकल होता है डेफिनिट और आर्टिकल होता है इनडेफिनिट। जो इनडेफिनिट होता है वो आर्टिकल ए और एन होता है। ए और एन को क्या बोलते हैं? अनिश्चित आर्टिकल। अनिश्चित आर्टिकल जो नाउन के पहले आके उसकी अनिश्चितता को बताता है, निश्चितता को नहीं है, इनडेफिनिट अवस्था इसकी बताता है। आर्टिकल दा को हम बोलते हैं निश्चित आर्टिकल या डेफिनिट आर्टिकल। निश्चित या डेफिनिट आर्टिकल जो नाउन के पहले आके इसकी निश्चितता को बताता है कि ये डेफिनिट है, ये फिक्स है, ये नोन है। ठीक है। तो प्रॉपर नाउन में जब हम किसी को नाम देते हैं, इसका मतलब है कि हमको उसके विषय में जानकारी ऑलरेडी है, मतलब वो नाउन हमारे लिए डेफिनिट हो जाता है। इसको ऐसे समझ लो कि जब भी हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, जैसे मैं कह दूं राम, या मैं कह दूं श्याम, कि भैया राम ने यार वो खेत में हल जोत दिया है, इसका मतलब मैं राम की बात कर रहा हूं, तो जो बोलने वाला, जो सुनने वाला है, उसको राम के विषय में जानकारी है। मैंने दिया श्याम भैया वहां गए हैं आंदोलन करने, तो वो श्याम हम बोलने वाले के लिए और सुनने वाले दोनों के लिए नोन पर्सन है। तो ये ऑलरेडी डेफिनिट है, ये ऑलरेडी डेफिनिट है। इसके पहले अगर आर्टिकल द लगाओगे, इसके पहले द राम लिखोगे या द शाम लिखोगे, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब ये हो गया कि इसको सुपरफ्लुअस बना रहे हो। राम या श्याम लिखना अपने आप में नाउन को डेफिनिट करना ही होता है, क्योंकि उसके विषय में हमें जानकारी है, बोलने वाले को भी सुनने वाले को भी। आर्टिकल द लगाना, इसको क्या करना होता है? डबल डेफिनिट करना, मतलब सेंटेंस सुपरफ्लुअस बनाना होता है। आर्टिकल ए एन इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि आर्टिकल ए और एन अनिश्चितता को बताता है, पर राम और श्याम तो निश्चित है, क्योंकि नोन है बोलने वाले को, सुनने वाले को। तो आर्टिकल ए और एन का भी इस्तेमाल नहीं करते। ये हो गया क्या? ये हो गया जनरल रूल। अब इनका कुछ एक्सेप्शनल रूल बताते हैं, कहां पे ऐसा होता है कि प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, और वो एक्सेप्शनल रूल पे ही ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। जैसे मैंने बोला कि मेरे घर पे मेरी मम्मा ने बोला कि मिस्टर पांडे जी आए थे, मिस्टर पांडे जी आए थे, पांडे जी
अंग्रेजी में लिख देता हूं सेंटेंस, मिस्टर पांडे केम टू मीट यू। माई मॉम टोल्ड माई मॉम टोल्ड मी मिस्टर पांडे केम टू मीट यू। इसका मतलब है जब ये स्टेटमेंट मम्मा में के कहेंगी तो मम्मा को भी मिस्टर पांडे के विषय में जानकारी और मेरे से बोल रही है, मेरे को भी जानकारी, मतलब मैं और मेरी मम्मा दोनों जानते मिस्टर पांडे कौन है। लेकिन अगर मान लो मुझे जानकारी है मिस्टर पांडे कौन है, मेरी मम्मा को जानकारी नहीं है, कोई आया दरवाजे पे नॉक किया, मम्मा ने पूछा भैया कौन, तो उन्होंने बोला कि बोलिएगा कि पांडे जी आए थे, पांडे जी आए थे। तो अगर मम्मा को मिस्टर पांडे जी के विषय में अगर जानकारी नहीं है, मम्मा के लिए अगर मिस्टर पांडे जी अननोन है, तो वो क्या कहेंगी, वो कहेंगी ए मिस्टर पांडे, ए मिस्टर पांडे केम टू मीट यू, केम टू मीट यू। कोई मिस्टर पांडे आए थे मिलने लिए, कोई मिस्टर पांडे आए थे मिलने लिए। तो यहां पे जब ए आर्टिकल इस्तेमाल किया जाता है, एन इस्तेमाल किया जाता है प्रॉपर नाउन के पहले, तो ये बताया जाता है कि उसके नाम के अलावा, उसके नाम के अलावा कुछ नहीं पता है, बस ये पता था मिस्टर पांडे जी है, उसके अलावा कुछ नहीं पता है। तो इस तरीके की जब अनिश्चित अवस्था बतानी होती तो आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बोल दूं कालीन भैया, तो तुरंत याद आ जाएगा आपको भी, अरे भैया ये मिर्जापुर वाले कालीन भैया की बात हो रही है। अगर मैं कह दूं ए कालीन भैया, इसका ये मतलब हो गया कि सिर्फ आपको कालीन भैया का नाम पता है, उसके अलावा कालीन भैया मिर्जापुर वाले हैं, मेरे पड़ोस वाले में रहने वाले, वाले वो अननोन है, वो अनिश्चित हैं। तो जब आपको अनिश्चितता शो करनी हो तो आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आर्टिकल दा का भी इस्तेमाल किया जाता है। और आर्टिकल दा का इस्तेमाल कब किया जाता है, आर्टिकल दा का इस्तेमाल किया जाता है जब एक नाउन के चरित्र को दूसरे नाउन के, एक प्रॉपर नाउन के चरित्र या कैरेक्टरिस्टिक को दूसरे नाउन के कैरेक्टरिस्टिक में समाहित करना हो। जैसे मैं बोलूं आई एम द राम ऑफ दिस युग, आई एम द राम ऑफ दिस कलयुग, या आई एम द अमन वशिष्ठ, तो आप अमन वशिष्ठ सर को जानते हो, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो मैं अपना कंपेयर अमन वशिष्ठ सर के साथ कर रहा हूं, मतलब मैं अपने पढ़ाने की क्वालिटी का जो है कंपैरिजन जो है अमन वशिष्ठ के साथ कर रहा हूं। तो जब एक प्रॉपर नाउन का कैरेक्टरिस्टिक का कंपैरिजन किया जाता है दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ, तो इस केस में जिसके साथ कंपेयर किया जाता है उसके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं और आर्टिकल ए और एन का भी इस्तेमाल करते हैं। बताता हूं, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है डॉक्टर जॉनसन मेट द शेक्सपियर इन इंग्लैंड। डॉक्टर जॉनसन मतलब डॉक्टर जॉनसन के विषय में पता है हमें, ये प्रॉपर नाउन है, इसके पहले आर्टिकल इस्तेमाल नहीं है। मेट मिले शेक्सपियर के लिए, तो यहां पे किसी भी जो है क्या कहते हैं, एक नाउन का, एक प्रॉपर नाउन का दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है। यहाँ दो अलग अलग व्यक्ति हैं जिसमें ये बताया जा रहा है ये इनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, तो इसके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल गलत है। ये जनरल यूज केस है, जनरल यूज केस में हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ कालिदास इंडिया के शेक्सपियर है, यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, इस पे आएंगे ऑप्शन, लेकिन पहले सी और डी की चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर जॉनसन सॉ द शेक्सपियर एक्टिंग इन किंग लियर, डॉक्टर जाने देखा शेक्सपियर को किंग लियर में एक्टिंग करते हुए। तो यहाँ पे दो अलग अलग पर्सन है, कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं हो रही, कोई अननोनपन की बात नहीं हो रही। शेक्सपियर जब बोला जाता है तो ये फेमस बंदे हैं, जब फेमस बंदे हैं तो मतलब बोलने वाले को, सुनने वाले को इनके विषय में जानकारी है। जनरल यूज केस में है, आर्टिकल दा नहीं लगेगा। इसी तरीके से ऑप्शन डी है, डॉक्टर जॉनसन हैड इंस्ट्रक्टेड द शेक्सपियर टू राइट द टेम्पेस्ट। अब यहाँ पे डॉक्टर जॉनसन ने इंस्ट्रक्ट किया था शेक्सपियर को लिखने के लिए, तो यहाँ पे एक पर्सन है और ये पर्सन है, ये इनको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आर्टिकल दा की नीड नहीं है। लेकिन ऑप्शन बी को ध्यान से देखो, लिखा है कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास की तुलना किया जा रहा है शेक्सपियर से इंडिया के। तो कालिदास एक प्रॉपर नाउन हो गया है, शेक्सपियर दूसरे प्रॉपर नाउन हो गया, इनके कैरेक्टरिस्टिक की तुलना की जा रही है। तो ऐसे केस में हम आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। और ध्यान रखिएगा इस प्रॉपर नाउन के बाद अगर ऑफ लगा के डिस्क्रिप्शन दिया हो तो आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। और अगर ये ऑफ इंडिया हटा दे, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कालिदास इज अ शेक्सपियर, शेक्सपियर, अगर सिर्फ इतना ही लिखो तो हम यहाँ पे आर्टिकल ये लगाएंगे। इस शेक्सपियर के बाद अगर हम ऑफ लगा के इंडिया लिख दिया, ऑफ लगा के कहीं और का लिख दिया, अगर ये डिस्क्रिप्शन दे दिया है तो ये जो शेक्सपियर है इसके पहले आर्टिकल दा लग जाता है, ये आर्टिकल बदल जाता है। यहाँ पे कालिदास का शेक्सपियर से कंपैरिजन कर रहे हैं, शेक्सपियर कहाँ कहाँ ये नहीं बता रहे हैं, तो यहाँ पे हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं, दा का नहीं। इस केस में आर्टिकल दा का यूज के सही है। तो ये जो क्वेश्चन है ये है सही ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कुछ आप मेरे से सीखोगे, बहुत क्वालिटी चीज़ें सीखोगे जो ग्रामर पढ़ाते वक्त इसके पहले शिक्षक आपको नहीं बताते थे, स्पेशली मैं भी अपनी क्लासेस में नहीं बताता था। अब हमें वो बताना पड़ रहा है। इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछने की स्टाइल थोड़े से बदले हुए हैं। जैसे ये आपका क्वेश्चन आया था, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसको देख के घबरा जाएंगे।
लेकिन इसको ध्यान से समझना है आपको। लिखा हुआ द टीचर हु हैड कंडक्टेड द वर्कशॉप अर्लियर, एक टीचर जिसने कंडक्ट किया है वर्कशॉप अर्लियर। इस वाले हिस्से को जरा ध्यान से देखिएगा, इस वाले हिस्से को ध्यान से देखिएगा। along with his assistant, along with his assistant, along with का इस्तेमाल किया गया, फिर इसमें साथ जोड़ा गया है असिस्टेंट के साथ। इसमें अगर मैं बोलूं तो इस सेंटेंस को पुराने समय में ऐसे पूछा जाता था, अगर ये एआई से नहीं बना होता तो ऐसे पूछा जाता था पुराने समय में, द टीचर along with his assistants, his students, पहले ऐसे पूछा जाता था। तो अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जब आप चैप्टर पढ़ते थे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में पढ़ाया जाता था कि अगर कोई एक सब्जेक्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है और जो कनेक्टर है आपका अगर along with आता है, अगर along with आता है तो बोला जाता था जो वर्ब आएगा वो इसको फॉलो करेगा, वर्ब जो है फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा तो ध्यान से देखो, अगर ये नहीं लगा होता तो along with his assistant जो लिखा हुआ है इसके हिसाब से हैव को क्या कर लेते, आप हैज कर लेते। तो क्या इसके आने से, जो नया एआई से क्वेश्चन बना हुआ है, इसके आने से क्या इस पे फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे क्या हुआ है जरा ध्यान से समझो। ये जो टीचर नाउन था, इस नाउन के विषय में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है। और किससे दिया गया है? इस पूरी तरीके से क्लॉज से, इस पूरे क्लॉज से दिया गया। ये अपने आप में क्लॉज है, जहां पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब का कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन अगर मिल जाता है तो क्या हो जाता है? क्लॉज बन जाता है। इस क्लॉज को खाली डाला गया टीचर के विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो यहाँ पे ये क्या है? ये मॉडिफायर है। अगर पूछ दिया जाए किस तरीके का मॉडिफायर है तो आप कहोगे नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन के विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या हो गया? नाउन मॉडिफायर है। नाउन मॉडिफायर को क्या कहते हैं? एग्जेक्टिव कहते हैं। और अगर एग्जेक्टिव है और एक क्लॉज है तो किस तरीके का क्लॉज हो जाएगा? एग्जेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। अगर प्रोनाउन आपने पढ़ रखा है तो हु से, विच से, दैट से स्टार्ट वाले क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं। समझ में आई बात? तो ये सब चीजें भी आपके एग्जाम में पूछी जा रही है। नाउन मॉडिफायर क्या है, मॉडिफायर क्या है, एग्जेक्टिव क्लॉज क्या है, रिलेटिव क्लॉज क्या है, तो ये सब चीजें आपको साथ में सीखते हुए चलनी पड़ेगी। ये 145 क्वेश्चन, सिर्फ 145 क्वेश्चन वैसे नहीं है कि मैंने आ दिया और आपके जो है ऑप्शन टिक कर दिया आप चले गए। बहुत सारा कुछ मैं सिखाऊंगा इसमें, मतलब ठीक से ग्रामर सिखा के जाऊंगा जो है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक सीखिए, अच्छे से सीखिए, ताकि आप समझ पाए किस तरीके का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे एग्जाम में इसको टैकल करोगे। चलो अगला क्वेश्चन है, ईच पार्टिसिपेंट who registered online for the event were given a welcome kit along with the program schedule and map at the help desk near the entrance। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो और इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से समझो। सबसे पहले प्रोनाउन का चैप्टर अगर आप जाओगे, ठीक है ना, किताब में जाओगे, संकल्प बैच में जाओगे, मैंने खूब पढ़ा रखा है। अगर हम ईच की बात करें, ठीक है ना, एवरी की बात करें, वन की बात करें, नीदर की बात करें, ईदर की बात करें, ये सारे हैं जिन पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। यहाँ पे जब हम ईच की बात करते हैं या वन की बात करते हैं तो एक सबसे बड़ा डाउट आता है कि ये प्रोनाउन है या फिर एग्जेक्टिव है। तो पहचानने का तरीका क्या होता है? ईच के बाद अगर नाउन आ जाए तो एग्जेक्टिव होता है। क्या है? यहाँ पे नाउन तुरंत आ गया, पार्टिसिपेंट की बात कर लिए गए हैं, तो ईच सिंगुलर होता है, या अपने साथ जो नाउन लेता है वो सिंगुलर लेता है, तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सही है। अब ये जो सब्जेक्ट बनता है वो सब्जेक्ट कैसा बनता है? सिंगुलर बनता है। लेकिन फिर से आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखना पड़ेगा। ईच पार्टिसिपेंट एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हु रजिस्टर्ड ऑनलाइन फॉर द इवेंट। प्रत्येक पार्टिसिपेंट जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, तो जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, किन्होंने किया है? पार्टिसिपेंट ने किया है। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन किसके लिए आया? पार्टिसिपेंट के लिए आया है। और पार्टिसिपेंट क्या है? आपका नाउन है। अगर वो नाउन है तो ये क्या हो गया? नाउन मॉडिफायर हो गया, नाउन मॉडिफायर हो गया, नाउन मॉडिफायर हो गया। साथ में अगर इनको बोलोगे तो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट है तो रिलेटिव क्लॉज हो गया। और रिलेटिव क्लॉज होने के साथ साथ अगर ये नॉन मॉडिफायर है तो किस तरीके का क्लॉज हो गया? इसको एग्जेक्टिव क्लॉज भी बोलोगे, एग्जेक्टिव क्लॉज भी बोलोगे। अब जब इस तरीके की बात आती है कि जब आपका सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट नाउन और उसके मॉडिफायर से मिलकर बना हुआ होता है, तो जो नाउन होता है वो आपका मेन सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे जो ईच पार्टिसिपेंट है ये आपका क्या है? ये आपका मुख्य शब्द है। और ये सिंगुलर है, तो जो वर्ब होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वर्ब होना चाहिए, वो भी सिंगुलर होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। समझ में आई बात? क्या आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट निकालने आता कि नहीं? अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट निकालने नहीं आता तो मैं आपको थोड़ा सिखा देता हूं। हु का इस्तेमाल और व्हाट का इस्तेमाल।
इसका इस्तेमाल किया जाता है सब्जेक्ट के लिए, व्हाट का इस्तेमाल एंड whom का इस्तेमाल किया जाता है ऑब्जेक्ट निकालने के लिए, इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट। और इसमें करना क्या होता है, इसमें करना होता है वर्ब, सबसे पहले वर्ब फाइंड आउट करना होता है और वर्ब के पहले हु रख के क्वेश्चन पूछना पड़ता है। हु वर गिवन ए वेलकम किट, अगर मैं आपसे पूछूं हु वर गिवन ए वेलकम किट तो आप कहोगे ईच पार्टिसिपेंट। फिर ये पार्टिसिपेंट के विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन, हु रजिस्टर्ड ऑनलाइन फॉर द इवेंट, तो ये आपका जो नाउन है, ठीक है ना, ये जो सब्जेक्ट है ये अपने मॉडिफायर, ये नाउन अपने साथ मॉडिफायर मिला के पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट बनेगा और ये कंप्लीट सब्जेक्ट अपने हिसाब से वर्ब लेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो आपको किया है, आप चाहो तो उसको जाके देख सकते हो कि कैसे आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करो, कैसे आप ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करो जो है। अगला है बाय द टाइम वी विल रीच द कंसर्ट विल हैव स्टार्टेड। ये अगर आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने जाओ तो कंडीशनल सेंटेंस के चैप्टर में जो एक जीरो कंडीशनल होता है, फर्स्ट कंडीशनल होता है, तो फर्स्ट कंडीशनल में आपको सिखाया जाता है कि जो आपके कंडीशनल क्लॉज होते हैं जिसमें कंडीशन वाले शब्द होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बाय द टाइम, ये एक कंडीशन बता रहा है कि बाय द टाइम, टाइम के हिसाब से जब हम पहुंचेंगे तब तक कंसर्ट स्टार्ट हो चुका होगा। तो कंडीशनल क्लॉज में हम विल सेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो विल आपको हटाना पड़ेगा, इसको प्रेजेंट में रखते हैं और इसको फ्यूचर में रखते हैं। तो जो यहाँ पे सही होगा ये होगा विल रीच, सॉरी विल हटाओगे तो वी रीच, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस का चैप्टर आधे घंटे का चैप्टर है, 4 उसके मेजर रूल हैं, चारों रूल अगर अच्छे से पढ़ ले गए तो इस तरीके का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The old lady was unable to climb stairs because her legs is itching constantly since morning. The old lady was unable to climb stairs because the, अच्छा सब्स्टिट्यूशन करना ऑप्शन में कि is being itching constantly, have been itching constantly, had been itching constantly, no substitution required. The old lady was unable to climb stairs because her legs is itching. सबसे पहली बात ये देखो कि द ओल्ड लेडी वॉज अनेबल, वॉज क्या बता रहा है, वॉज बता रहा है कि ये पास का सेंटेंस है, ठीक है, कि द ओल्ड लेडी वॉज अनेबल टू क्लाइम स्टेयर्स, वो स्टेयर्स पे क्लाइम नहीं कर पा रही थी क्योंकि कारण दिया हुआ है कि हर लेग्स इज एचिंग कॉन्स्टेंटली, उसका जो पैर है ना, जो महिला का पैर है वो एच कर रहा था लगातार। अब ध्यान से देखो यहाँ पे इज का इस्तेमाल किया है, भाई ये महिला जो है नहीं चढ़ पा रही थी, तो इसका मतलब अगर ये पास्ट में है तो इसके बाद वाला सेक्शन तो और पास्ट में होना चाहिए, इसका बाद वाला सेक्शन तो और पास्ट में होना चाहिए। तो ये वाला जो सेक्शन है जैसे लेग इज एचिंग कॉन्स्टेंटली, इसको पास में रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज है सिंस मॉर्निंग दिया हुआ है, जब टाइम की बात की गई है या तो परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होता है, तो प्रेजेंट वाले जो ऑप्शन है वो तो काट दो, तो पास्ट वाला जो ऑप्शन बचा हुआ है वो सही हो गया। हैड बीन एचेज, हैड बीन एचेज नहीं, ये भी नहीं होगा। अब मतलब इस ऑप्शन के हिसाब से देखो तो हैड बीन एचिंग होना चाहिए, ना कि एचेज होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो हैव बीन एचिंग कॉन्स्टेंटली आपको ये लेना पड़ेगा। जब आप परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हो तो ऐसा होता है कि कोई चीज़ स्टार्ट होके अभी कंप्लीट हुई होती है, तो ये टाइम आप कहने के हिसाब से जो सही ऑप्शन इसमें बचा हुआ है हैव बीन एचिंग कॉन्स्टेंटली है। अगर यहाँ हैड बीन एचिंग होता तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर ऑप्शन के हिसाब से जाओगे तो बी आपको फिर लेना पड़ेगा, और हैड बीन के बाद एचेज ले ही नहीं सकते हो। बड़ी परेशानी ये है कि ये तो अपने आप में गलत हो जाएगा क्योंकि ये सही नहीं लिखा हुआ है। समझ में आया? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हैव बीन एचिंग कॉन्स्टेंटली। अगला है चूज द सेंटेंस विच यूजेस द एग्जेक्टिव एडवर्ब इन द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है। माई अंकल गोज टू दैट शॉप मोस्टली फ्रिक्वेंटली। अब फ्रिक्वेंटली और मोस्टली एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। माई अंकल गोज टू दैट शॉप द मोर फ्रिक्वेंटली। अब यहाँ सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। माई अंकल गोज टू दैट शॉप वेरी मोस्ट फ्रिक्वेंटली, ठीक है ना। माई अंकल गोज टू दैट शॉप मोस्ट फ्रिक्वेंटली, ठीक है ना। मोर के पहले दा इस्तेमाल नहीं करते, ये ऑप्शन गलत हो गया, जरा ध्यान से देखिए। माई अंकल गोज टू दैट शॉप मोस्टली फ्रिक्वेंटली, तो मोस्टली फ्रिक्वेंटली ये सही नहीं है, रिदम ही खराब अटपटा सा लग रहा है, ठीक है ना। माई अंकल गोज टू दैट शॉप वेरी मोस्ट फ्रिक्वेंटली, और माई अंकल गोज टू दैट शॉप मोस्ट फ्रिक्वेंटली। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं ना, माई अंकल गोज टू दैट शॉप मोर फ्रिक्वेंटली, क्या लिखते हैं, मोर फ्रिक्वेंटली, तो ये सेंटेंस सही हो पाता कब, कंपैरेटिव डिग्री में। लेकिन पूछा गया है कि एग्जेक्टिव एडवर्ब इट्स सुपरलेटिव डिग्री, कौन सा सुपरलेटिव डिग्री हो सकता है। तो इन तीनों ऑप्शन में
सही जगह है नहीं, तो आपका बचा हुआ ऑप्शन सी है, इसे आपको टिक करना पड़ेगा। वेरी मोस्ट फ्रिक्वेंटली इज द राइट ऑप्शन। समझ में आया? कई बार सवालों के जो जवाब है अगर आपको सीधे ना पता हो या सीधे गड़बड़ लिख रहे हो तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, ये भी एक तरीका होता है एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब लिखा है वन ऑफ द गेस्ट स्पीकर्स हु एड्रेस द सेमिनार एंड इंटरेक्टेड विद स्टूडेंट्स वर प्रेज्ड वाइडली फॉर देयर क्लैरिटी एंड इंथुजियाज्म ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेरेमनी। ये क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा लिखा गया है, लेकिन इसका रूल बहुत सिंपल सा होता है। जैसे अगर हम बात करें वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, देखिएगा साथ में, ठीक है ना, द नंबर ऑफ, ये सब अपने पास जब भी लेते हैं ना, इनके बाद जो नाउन आता है वो कैसा आता है, वो प्लूरल नाउन आता है। प्लूरल नाउन आता है इनके बाद, जब भी आता है प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है। अब इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखिए कि जब ये स्ट्रक्चर बनता है तो जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, ये प्रोनाउन होते हैं, ये प्रोनाउंस होते हैं। ये वाला जो सेक्शन होता है ये इसका मॉडिफायर होता है। इसका क्या होता है? मॉडिफायर होता है। ये इनके मेन सब्जेक्ट कभी नहीं होते। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेन सब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मॉडिफायर। तो इनके बाद जो वर्ब आता है ना, वो किसके हिसाब से आता है? वो इनके हिसाब से आता है। और ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं, तो वर्ब जो है आपको कैसा रखना पड़ेगा? सिंगुलर रखना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे भी अगर बात करें इसके लिए तो क्या होगा? सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर ये रूल सही से रिवाइज कर लिया है तो, ये रूल सही से रिवाइज कर लिया है तो यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द के बाद गेस्ट लिखा हुआ है, गेस्ट के बाद स्पीकर्स लिखा हुआ है, ये प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन है। अब ध्यान से देखो, जैसे लिखा हुआ हु एड्रेस, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो अपने एंटीसीडेंट के विषय में आगे की इंफॉर्मेशन पास करता है। तो हु एड्रेस द सेमिनार एंड इंटरेक्टेड विद स्टूडेंट, ये जो पूरा का पूरा सेक्शन यहां से लेके यहां तक है, ये क्या है? स्पीकर के विषय में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये स्पीकर आपका क्या है? नाउन है। इसका, इस प्रीपोजिशन का नाउन है, इस प्रीपोजिशन का नाउन है, या इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव क्लॉज बोलेंगे, रिलेटिव क्लॉज बोलेंगे। और ध्यान से देखना, क्योंकि ये स्पीकर को, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसको एग्जेक्टिव क्लॉज भी बोलेंगे। क्या बोलते हैं? एग्जेक्टिव क्लॉज भी बोलेंगे। तो यहां तक ये खाली जो अतिरिक्त इंफॉर्मेशन है स्पीकर के विषय में दिया हुआ है, लेकिन जो सब्जेक्ट है स्टिल अभी आपका जो है ये मेन सब्जेक्ट है, ये मेन सब्जेक्ट है सेंटेंस का, जिसके लिए वर्ब आपको पहचानना है। और इसके लिए वर्ब दिया हुआ है वर यहाँ पे, तो वन सिंगुलर होता है, और इस हिसाब से जो वर्ब आना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वर की जगह वॉज होना चाहिए, इसकी जगह वॉज होना चाहिए। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द डॉक्टर गेव द पेशेंट सम मेडिकेशंस आफ्टर ही फेल्ट सम पेन ऑन हिज लेफ्ट नी। ये वापस से क्वेश्चन नंबर जो 1 अपन ने डिस्कस किया था कि दो इंसिडेंट अगर हो रहे हैं, दो इंसिडेंट अगर हो रहे हैं, एक पहले हो रहा है एक बाद में हो रहा है, दोनों पास की घटनाएं हैं। तो जैसे ना द डॉक्टर गेव, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया? V2। इसको इंप्रूव करना नहीं है, इसको इंप्रूव करना है फेल्ट। तो आपको लगता नहीं है कि इसको हैड प्लस V3 होना चाहिए? इसमें दो घटनाएं हुई हैं। घटना 1 क्या है? द डॉक्टर गिव द पेशेंट, मतलब मरीज को, रोगी को डॉक्टर ने क्या किया? मेडिकेशंस दिया। उसके बाद पहले क्या हुआ? द डॉक्टर गिव द पेशेंट सम मेडिकेशन आफ्टर ही फेल्ट सम पेन। तो इसमें क्या दिया? डॉक्टर ने पेशेंट को, मरीज को जो है मेडिकेशन दिया कि पहले पेन हुआ? पहले पेन हुआ। तो जो घटना पहले होती है उसको क्या करते हैं? पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। तो फेल्ट नहीं होना चाहिए, हैड फेल्ट होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वॉज प्रेजेंट। देखो आपको एक चीज और पढ़ाया जाता है, आइदर और का केस हो गया, नीदर और नॉर का केस हो गया, नीदर और नॉर का केस हो गया। ये दोनों क्या है? को रिलेटिव है, को रिलेटिव कंजंक्शंस है। तो इसमें आइदर के बाद सब्जेक्ट आता है, और के बाद सब्जेक्ट आता है, नीदर के बाद सब्जेक्ट आता है, नॉर के बाद सब्जेक्ट आता है। तो सबसे ज्यादा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है नीदर नॉर वाला केस पूछा जाता है, जो ये केस पूछा गया है। इसमें जो वर्ब आता है ना, ध्यान से देखना, इसमें जो वर्ब आता है ये अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। नियरेस्ट सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे देखो वॉच है, वॉच के नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? द टीचर्स है। और ये क्या है? ये है प्लूरल, ये है प्लूरल, और ये प्लूरल है, तो इसको भी कैसे रखना पड़ेगा? आपको प्लूरल रखना पड़ेगा। एक छोटा सा रूल है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है।
अगला है द प्लेन लैंडेड इन द एयरपोर्ट। जो प्लेन होती है एयरपोर्ट के अंदर नहीं लैंड होती है, एयरपोर्ट पर होती है, और यहाँ पे हम इन का इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एट का इस्तेमाल करते हैं। आप ऐसे समझना, जब आपको पर का सेंस देना हो, मतलब ओपन है, जैसे एंटीना हो गया, जैसे एंटीना हो गया, ये एंटीना हो गई। छत पे पुराने समय में याद है एंटीना ऐसे ही लगा रहता था, जब टीवियां खराब हुआ करती थी तो जाके एंटीना हिलाना पड़ता था। तो यहाँ पे जब बर्ड कोई आके बैठती थी तो एट द एंटीना बैठती है, एट द एंटीना होती है, तो इसके लिए एट का इस्तेमाल करते हैं। जब छत पर होता है तो एट का इस्तेमाल करते हैं, एट द रूफ इस्तेमाल करते हैं, एट द एंटीना, एट द रूफ, एट द एयरपोर्ट। तो ये क्या है, ओपन प्लेस है। ये क्या है, ओपन प्लेस है, ओपन प्लेस। या जब किसी पॉइंट को रिफर करना हो, पॉइंट को रिफर करना हो, जैसे एंटीना एक तरीके का पॉइंट हो गया छत पे, तो जब इस तरीके का रेफरेंस देना हो तो हम एट का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें इन किसी चीज के अंदर की बात करनी होती है, जब हम किसी चीज के अंदर की बात करते हैं तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इसी में एक क्वेश्चन आता है इनसाइड, इनसाइड। तो जब कोई चीज कंप्लीटली इनक्लोज्ड है, जैसे बॉक्स हो गया, जैसे माचिस जो होती है बॉक्स के अंदर पैक्ड होती है, तो पूरी तरीके से अगर कोई क्लोज चीज अगर हमें कंप्लीटली इनक्लोज बताना है तो हम इनसाइड का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में जो है इन की जगह क्या होना चाहिए, एट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इफ आई वॉज यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर। ये आपका इमेजिनरी कंडीशनल है। इमेजिनरी कंडीशनल में आपको कंडीशनल सेंटेंस के चैप्टर में मैंने पढ़ाया हुआ है कि भैया देखो, अगर आप कंडीशनल सेंटेंस ले जा रहे हो, उसमें अगर आपको इमेजिनरी सिचुएशन बतानी है, ठीक है, इफ आई वॉज यू, मैं अगर मैं तुम होता, ये तो इमेजिनेशन है, मैं तो तुम हो नहीं सकता हूँ। तो इमेजिनरी कंडीशनल में क्या होता है, हम हमेशा सब्जेक्ट कोई भी हो, हम हमेशा वर्क का इस्तेमाल करते हैं, वॉज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपके पिछले सालों में 10-15 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इससे ज्यादा बार पूछा जा चुका है। तो ये मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आपने कंडीशनल सेंटेंस का चैप्टर अगर पढ़ रखा है तो। अगला है, द टीम हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द मैच सिंस 2 months विदाउट ए ब्रेक। इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे ध्यान से देखो, सिंस दिया हुआ है, सिंस किसके साथ लगा दिया गया है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो सिंस का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे फॉर होगा। ऑप्शन जो भी हो इसका, ठीक है ना, यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल होगा। ऑप्शन मिस हो गया जो टीम हमारी टाइप कर रही थी क्वेश्चन को। समझ में आया? बोर तो नहीं हुए हो? मुझे लगता है कि आधे ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को स्किप करके अब तक तो निकल गए होंगे, उनसे कंटिन्यू ही नहीं किया जा रहा होगा, क्योंकि अभी ऐसी फालतू की बातें कर दो तो पूरी की पूरी वीडियो देख लेंगे, 1 लाख व्यू चला जाएगा, 2 लाख व्यू चला जाएगा, 4 लाख व्यू चला जाएगा। जब पढ़ाने की बात आएगी तो कहेंगे कि भैया हमें पढ़ना ही नहीं है, फिर कहेंगे हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मास्टर पढ़ाए पढ़ाई इधर पे मरा चला जा रहा है, लेकिन बच्चा कंट्रोवर्सी की वीडियो दिखवा लो, 3.5 लाख 4 लाख लोग लाइव देखेंगे। क्लासेस दिखवा लो, क्लासेस किसी को पढ़ना ही नहीं है। मतलब सुबह से उठ के क्वेश्चन छांटो, रात भर शाम तक क्वेश्चन छांटो, फिर अरेंज करो, अलाइन करो, फिर उसके बाद आपके पास तक डेटा लेके आओ, फिर अच्छे से पढ़ाओ, समझाओ, सिखाओ कि बच्चा यही क्लास में आना है। पढ़ोगे ही नहीं और फिर कहोगे मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। नहीं पढ़ोगे तो कैसे सिलेक्शन होगा? क्या ये चीज़ें मैंने संकल्प बैच में आपको नहीं पढ़ाई है? 40 क्लासेस डिलीवर की, एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ है, एक भी ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है। अब जैसे क्वेश्चन है, आई एम नॉट यूज्ड विद दिस काइंड ऑफ वर्क, आई एम नॉट यूज्ड विद दिस काइंड ऑफ वर्क। क्या आप मॉडल पढ़ रहे थे तो वहां पर आपको ये नहीं पढ़ाया गया है जो है यूज्ड टू का केस? आपको बताया गया था यूज्ड टू जो है एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, और ये क्या काम करता है, हेल्पिंग वर्ब की भी तरह काम करता है। और यूज्ड टू जो है वो पास्ट का हैबिट बताता है। क्या बताता है? पास्ट का हैबिट बताता है। और साथ में वहां पे 2-3 क्वेश्चन मैंने ऐसे भी कराए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम कभी भी यूज टू का इस्तेमाल नहीं करते। ये किसी बच्चे को लगे कि ये पास्ट का हैबिट बता रहा है तो ये प्रेजेंट का हैबिट बता रहा है, ये प्रेजेंट का हैबिट नहीं बताता है, ये प्रेजेंट का हैबिट नहीं बताता है। तो जैसे इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, आई एम नॉट यूज टू दिस काइंड ऑफ वर्क, मैं इस तरीके के वर्क के लिए हैबिचुअल नहीं हूं। तो आई एम नॉट यूज्ड विथ नहीं, आई एम नॉट यूज्ड टू इस्तेमाल होगा। आई एम नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ वर्क। ये हैबिट की बात हो रही है कि मैं इस तरीके के काम के लिए हैबिचुअल नहीं हूं। द टीचर एक्सप्लेन्ड हिम द टॉपिक, द टीचर एक्सप्लेन्ड हिम द टॉपिक। ये बढ़िया क्वेश्चन आया था कि द टीचर एक्सप्लेन्ड हिम द टॉपिक। जब एक्सप्लेन की बात करें ना तो एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, सबसे पहले अपने पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है ना। द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक टू हिम, द टीचर टॉपिक टू हिम। सबसे पहले ये अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, फिर अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। एक्सप्लेन वर्ब की ये खास बात होती है। तो यहाँ पे पहले टॉपिक आएगा, देन फिर टू हिम आता है। ध्यान से देखो कौन सा है, द टीचर टॉट हिम द टॉपिक, ठीक है ना, द टीचर टोल्ड हिम द टॉपिक,
द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक टू हिम, द टीचर एक्सप्लेन टू हिम द टॉपिक, सी इज द राइट ऑप्शन। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है ही सैड मी ए लाई। देखो जो लाई होता है वो सैड नहीं किया जाता है, ठीक है ना, टोल्ड ए लाई होता है। क्या होता है? टोल्ड ए लाई होता है, सैड नहीं होता है। तो टोल्ड अ लाई होता है, टोल्ड लाई भी नहीं होता, उसके साथ आर्टिकल आता है, टेल ए लाई, टोल्ड ए लाई होता है। जैसे यहीं पे एक और बात बता दूं, जैसे हम बोलते हैं टेक ए नैप, बाथ, ठीक है ना, शावर, इसके लिए मेक नहीं करते हैं, इसके लिए टेक करते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये चीज कहाँ पे है, अगर आप किताब में या मेरी क्लास में जाना चाहोगे, अगर आपने एडवांस वर्ब पढ़ा है, क्या किताब में अगर जाओगे तो एडवांस वर्ब का चैप्टर है, उसमें मिसलेनियस रूल लिखा हुआ है। मिसलेनियस रूल में पहला जो पॉइंट है वो यही लिखा हुआ कि जो टैक्स होता है, जो टैक्स होता है वो लेवी किया जाता है, ठीक है ना। जो टेस्ट होता है, जो झूठ होता है वो बोला जाता है, टोल्ड ए लाई होता है, सैड ए लाई नहीं होता है, ठीक है ना। जो सावर होता है, बात होता है, ये सब क्या किया जाता है? टेक किया जाता है। अभी इस पे भी एक क्वेश्चन आया है, अभी आगे चल के देखोगे। द कीज आर इनसाइड द टेबल ड्रॉयर, द कीज आर इनसाइड द टेबल ड्रॉयर। ये देखो क्वेश्चन ऐसा है जो मेरा मानना है कि अच्छे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है। प्रीपोजिशन का जब भी आपका कोई क्वेश्चन आता है वो हमेशा डाउटफुल होता है। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि जो इनका इस्तेमाल करते हैं वो मतलब अंदर के सेंस में करते हैं। कंप्लीटली अगर कोई क्लोज चीज हो तब हम इनसाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे अगर टेबल में ड्रॉअर की बात करें तो कई बार टेबल अगर आपने देखा होगा, यार मेरे को बनाने आएगा नहीं, नहीं बनाने आ रहा है, चलो मेरा आर्ट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप टेबल का जिक्र कर सकते हो। जैसे मेरे पास सामने एक टेबल है, टेबल के अंदर ड्रॉअर है, तो ये थोड़ा ओपन सा रहता है, तो कंप्लीटली क्लोज नहीं रहता है, कई बार खुला भी रहता है। तो उसके अंदर जो है, मान लो टेबल ऐसा खुला हुआ है, तो उसको हम कंप्लीटली क्लोज भी नहीं कर सकते, लेकिन जो वो कीज होगा उसके अंदर, तो वो अंदर पड़ा हुआ है, मतलब अंदर है। तो अंदर के सेंस में यहाँ पे इनसाइड नहीं, आपको क्या लगाना था, यहाँ पे इन लगाना था। समझ में आया? तो ये एरर दिया हुआ था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है ईच ऑफ द कैंडिडेट्स। फिर से ये रूल अभी बता के आ रहा हूं, ईच के बाद प्लूरल नाउन आएगा, जो वर्ब आएगा ईच के हिसाब से आएगा। तो हैव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था? हैज होना चाहिए था। इसमें एक एरर और है, मतलब अगर सारे ऑप्शन देखोगे तो इसको चैलेंज भी कर सकते हो। दियर डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए, जो ईच आपका सब्जेक्ट है, तो जो ये वर्ब आता है, ये सिंगुलर आता है, देयर की जगह यहाँ पे हिज होना चाहिए। हिज डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हैज सबमिटेड हिज डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। तो इसको चैलेंज करने लायक है, इस क्वेश्चन में एरर है, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। लेकिन अगर इसमें से बचा हुआ देखोगे और वर्ब के हिसाब से देखोगे तो ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है ना। लेकिन ये चैलेंज करने लायक क्वेश्चन है, इसमें चार के चारों ऑप्शन गलत हैं आपके। द रिसर्च पेपर वॉज फुल ऑफ एरर्स बिकॉज द डेटा इज नॉट वेरीफाइड बाई एनी एक्सपर्ट। द रिसर्च पेपर वॉज फुल ऑफ एरर्स बिकॉज द डेटा इज नॉट वेरीफाइड बाई एन एक्सपर्ट। तो जैसे आप यहाँ पे डेटा देखते हो, और अगर नाउन का चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो नाउन के चैप्टर में बिल्कुल फोकस करा के बताता हूँ कि जो डेटा होता है ये क्या होता है? प्लूरल होता है। डेटा होता है प्लूरल होता है। जो डेटम होता है, डेटम होता है वो क्या होता है? वो सिंगुलर होता है। तो इस हिसाब से जिस बच्चे ने पढ़ लिया है वो पढ़ने के बाद जाएगा और कहेगा कि सर, तो इज की जगह क्या होना चाहिए था? आर होना चाहिए था, आर होना चाहिए था। लेकिन अगर टेंस का चैप्टर किसी ने मेरे से पढ़ा है तो कहेगा कि सर आर भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि द रिसर्च पेपर वॉज फुल ऑफ एरर्स। जो रिसर्च पेपर है वो एरर से भरा हुआ है, बिकॉज द डेटा इज नॉट वेरीफाइड बाई एक्सपर्ट। तो डेटा वेरीफाइड नहीं किया गया एक्सपर्ट के द्वारा। तो सर अगर पास्ट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो आपने बताया था कि पास्ट में मूव करना चाहिए। तो यहाँ पे दो बातें हैं जो दिमाग में चलेगी, एक डेटा प्लूरल है उस वजह से एरर है, और दूसरा जो है ये पास्ट में, तो आगे पास्ट में मूव करना चाहिए। देखो अगर डेटा को यहाँ पे कलेक्टिव सेंस में इस्तेमाल अगर किया जाए तो आप सिंगुलर में इसका यूज कर सकते हो। इन डेप्थ ग्रामर में चलोगे तो उसी चीज का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो इसमें एरर दिया हुआ है जरा ध्यान से देखो, इज नॉट बीइंग वेरीफाइड येट, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर हैज नॉट बीन वेरीफाइड, ये भी ऑप्शन है जो गलत हो जाएगा। क्यों? रीजन जानते हैं, क्योंकि पास से मूव कर रहा, पास में नहीं जा सकता है, तो ना ये ऑप्शन ले सकते हो ना ये ऑप्शन ले सकते हो, दोनों। रीजन बीइंग क्या है कि ये पास से स्टार्ट हुआ है तो सेंटेंस पास में मूव करना चाहिए। तो सही ऑप्शन होगा वाज नॉट वेरीफाइड। द रिसर्च पेपर वाज फुल ऑफ एरर्स बिकॉज द डेटा वाज नॉट वेरीफाइड बाय एन एक्सपर्ट। समझ में आई बात?
ये दो सेंटेंस प्रेजेंट के थे, एक पास में थे, और इस हिसाब से अगर डेटा को कलेक्टिव यूनिट की तरह देखो और सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल करो तो जो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये सारे क्वेश्चन एआई जनरेटेड है, ये ह्यूमन मेड नहीं है। मैं पहले बता दूं, जितना मैंने पूरा पेपर देखा है सब का सब एआई जनरेटेड। कैसे पता है एआई जनरेटेड? जैसे जो बच्चों ने मेरे से पहले ही, मैंने आपको पता होगा, मैंने इनवाइट किया था कि मैं कम फीस में अभी मेंस का एडमिशन ले लेता हूँ, जिसकी तैयारी अच्छी है वो मेंस के लिए मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने मेंस के लिए ज्वाइन किया, तो मैं अभी उनका टेस्ट कंडक्ट करा रहा था। तो तकरीबन अभी तक मेरे को अंदाजा है कि मैंने 10 एक टेस्ट कंडक्ट कराए हैं। उन 10 टेस्ट को मैंने एआई के थ्रू बनाया। तो एआई का जो क्वेश्चन बनाने का तरीका है ना, बिल्कुल इसी तरीके का है। मतलब आप बनाने चले जाओ, मैं बनाने चले जाऊँ, या कोई बनाने चले जाए, एआई जनरेटेड जो टेस्ट बनते हैं वो उनके क्वेश्चन ऐसे ही बन के आते हैं। सबसे ज्यादा जब वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन पूछता है तो सेम ढर्रे का क्वेश्चन पूछता है जो ये आपके सामने थे। समझ में आया? चलो आगे चले। सी सैड दैट सी विल गो टू मार्केट लेटर। सी सैड, उसने कहा, अगर पास से स्टार्ट हो रहा है तो पास में मूव करेगा, तो कैन, कुड, सेल और वुड गो, तो यहाँ पे विल की जगह वुड कर दो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। इफ आई वॉज यू नहीं, इफ आई वर यू, क्योंकि इमेजिनरी कंडीशन है तो हम हमेशा वर्क का इस्तेमाल करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन आया था। अब ये भाई रिपीट हुआ है तो इसमें क्या ही टाइम दूं। अभी ये क्वेश्चन में समझा के आ रहा हूँ, फिर से वही समझाऊं। ही हैज मच वर्क्स टू फिनिश। देखो जो वर्क होता है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो वर्क का वर्क्स नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। वर्क के साथ हम मच का इस्तेमाल करते हैं, मेनी का इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल सही है। लेकिन ध्यान से ऑप्शन देखो, 3 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही गलत हो जाएंगे। तो इसकी जगह आप इसको बदल सकते हो ए लॉट ऑफ वर्क के साथ। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा, इसका नया वर्जन होगा, इंप्रूव्ड वर्जन। द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स लीव मच टू बी डिजायर्ड। जो बिहेवियर है यहाँ पे सिंगुलर है, और ऑफ लगा के जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ये क्या है, ध्यान से देखना, ये मॉडिफायर है। ये मॉडिफायर है किसका? नाउन का मॉडिफायर है। नाउन का मॉडिफायर है तो ध्यान से देखो, ये फ्रेज है कि क्लॉज है? कोई वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये फ्रेज है। तो किस तरीके का फ्रेज कह सकते हो? एग्जेक्टिव फ्रेज कह सकते हो, एग्जेक्टिव फ्रेज कह सकते हो। लेकिन ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज एक्टिंग एज एन एग्जेक्टिव फ्रेज है, एग्जेक्टिव फ्रेज है। दूसरे शब्दों में इसको क्या बोल सकते हो? इसको बोल सकते हो नाउन मॉडिफायर है। क्या है? नाउन मॉडिफायर है। नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो नाउन मॉडिफायर है, नाउन मॉडिफायर है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछा गया था, इस वजह से ये सब चीजें भी हम आपको बताते हुए चल रहे हैं कि अब आपको मानसिक रूप में इस पैटर्न के लिए भी रेडी होना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है नीदर नाम नॉर हिज ब्रदर्स। तो नीदर नॉर के केस में जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से वर्ब आता है, तो इज की जगह क्या होना चाहिए? इज की जगह आर होना चाहिए। अगला है ही हैज सॉ। हैज के साथ सीन लेते हैं, सॉ नहीं लेते, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो इसमें एरर है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? ही हैज सीन, सी शॉ सीन होता है। आसान क्वेश्चन था ये। सी जूनियर टू मी, अभी पढ़ा के आया हूं। तो एक ही टाइप का क्वेश्चन कई सारे सेट में रिपीट हुआ है। सी इज मोर स्मार्टर देन हर सिस्टर। अगर एग्जेक्टिव का चैप्टर आप जाओगे तो उसमें बताया जाता है कि डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करता है। तो हम मोर जिस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं उसी के लिए ईआर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ ईआर और मोर का कॉम्बिनेशन बना दिया गया है, जो कि गलत है। तो आपको ध्यान देखना होगा कि स्मार्ट जो है स्मार्टर में बनता है या मोर स्मार्ट में बनता है। तो कंपैरेटिव डिग्री स्मार्ट की स्मार्टर होती है, तो करेक्ट क्या होगा? स्मार्टर हो जाएगा। तो ये वाले ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा? आपको टिक करना पड़ेगा। एग्जेक्टिव का बहुत पिद्दा सा क्वेश्चन था ये। अगला है सी अराइव्ड टू द ऑफिस अर्ली दिस मॉर्निंग। जब आप अराइव करते हो, अराइव इन इंडिया, अराइव इन दिल्ली, बड़े प्लेसेस के लिए आप इनका इस्तेमाल करते हो, स्मॉल प्लेसेस के लिए आप एट का इस्तेमाल करते हो। तो जो ऑफिस है वो स्मॉल प्लेस होता है, तो यहाँ पे टू की जगह किसका इस्तेमाल करेंगे? एट का इस्तेमाल करेंगे। सी अराइव्ड एट द ऑफिस अर्ली दिस मॉर्निंग। ही डिनाइड टू हेल्प मी। जो डिनाई होता है ना, ये जो वर्ब है डिनाई, अपने बाद अगर वर्ब लेता है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में लेता है, वर्ब आईएनजी फॉर्म में लेता है। तो डिनाई की प्रॉपर्टी आप ध्यान से जान लो। जो डिनाई वर्ब है ये अपने बाद या तो नाउन लेगा या प्रोनाउन लेगा, या फिर अगर वर्ब ले रहा है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट लेता है, 2+V1 नहीं लेता है, 2+V1 नहीं लेता है। याद रखोगे? अगर ये याद रखोगे तो ध्यान रखो, डिनाइड हेल्पिंग मी होगा, डिनाइड हेल्पिंग मी। अब अगला सवाल आता है, क्या ये आपको पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है? बिल्कुल, प्रीपोजिशन के चैप्टर में जाओ, संकल्प बैच में जो मैंने पढ़ाया है ये सेम डिनाई पे मैंने क्वेश्चन करा रखा है। किताब में चले जाओ, उसमें तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन डिनाई के अलावा कई सारे और भी आपको वर्ब मिल जाएगा। अगला है इट इज, क्वेश्चन ही मिसिंग है, ऑप्शन से देख के कंसेप्ट समझ लो। इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली। यही क्वेश्चन भी रहा होगा, यही ऑप्शन में भी है। इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली। तो अगर आप
किताब में चले जाओ या जो टेंस का चैप्टर पढ़ाया उसमें भी मैंने आपको बताया है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम। ये अपने साथ V2 लेता है, ये एकदम फिक्स रूल है। तो यहाँ पे इट इज हाई टाइम, यू स्टार्ट की जगह क्या होना चाहिए, स्टार्टेड होना चाहिए। समझ में आया? मैंने अपनी जब क्लास 10 की पढ़ाई थी उसमें चिल्ला चिल्ला के बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट का ये वाला केस पूछा जाता है। इसका मतलब ये होता है इट इज टाइम, समय हो चुका है, मतलब लंबा समय हो चुका है जब तुमने कुछ किया था। लंबा समय हो गया था जब तुमने कुछ किया है, लंबा समय हो गया था जब मैंने अंग्रेजी पढ़ाया था, ठीक है ना। इट इज हाई टाइम आई हैव टॉट द इंग्लिश। समझ में आई बात? तो समय हो चुका था जब मैंने काम किया था। तो पास के किसी इंसिडेंट को जब कोट कर रहे होते तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। लेकिन आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए याद करना पड़ता है कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के साथ हम V2 लेते हैं। तो यहाँ पे V2 होना चाहिए, ना कि स्टार्ट होना चाहिए। तो ये दूसरा क्वेश्चन ऐसा है आज की क्लास में जो सही से टाइप होकर नहीं आया, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। द मैन इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। देखो, अगर आप फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ोगे और फ्रेजल वर्ब पढ़ोगे, ब्लाइंड की अगर बात करें तो ब्लाइंड अपने साथ इन लेता है, ब्लाइंड अपने साथ टू लेता है। जब आंख से अंधे होने की बात होती है तो ब्लाइंड इन आई बोला जाता है। जब कोई बाप अपने बेटे के कुकर्मों से अपने आप को आंखें बंद कर लेता है तो ब्लाइंड टू द मिस्टेक होता है, ब्लाइंड टू द मिस्टेक होता है। अब सुनो मेरी बात, अगर जब वकैब की बात आती है तो 90 डेज वकैब प्लानर, इसको बहुत प्लान्ड स्ट्रक्चर में बनाया था मैंने, 90 डेज वकैब प्लानर। मैं अभी भी बता रहा हूं, मैंने 2023 के बाद इसको अपडेट नहीं किया, दोनों किताबों को अपडेट नहीं किया है। ऐसा नहीं कि मैं अपडेट करना नहीं चाहता था, ऐसा है कि कुछ नया मिले नहीं कि जो मैं अपडेट करूं। मतलब ऐसा हो सकता है कि पिछले साल में वो वाला क्वेश्चन पूछा गया है, मैं उठा के उसकी जगह ये बता दूं कि भैया स्टेनो 2025 में वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो पिछले 4 बार जो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हटा दूं। तो मैंने ऐसा काम नहीं किया कि मुझे कोई नया चीज़ नहीं मिला तो मैंने उसमें अपडेट ही नहीं किया है। और अपडेट नहीं किया इसका ये मतलब नहीं है कि चीज़ें नहीं मिली है। तो वहां पे साफ साफ जाके देखोगे, ब्लाइंड के साथ लिखा है इन, ब्लाइंड के साथ लिखा है टू, तो ब्लाइंड इन आई होता है, ब्लाइंड टू द मिस्टेक होता है। तो ये ब्लाइंड के साथ जो ऑफ लगा है वो गलत है, ब्लाइंड इन वन आई होगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है नीदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स, इज की जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये तीसरा क्वेश्चन है नीदर और नॉर पे। अगला है ही इज ए ऑनेस्ट मैन, ही इज ए ऑनेस्ट मैन नहीं होता है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन होता है। अच्छा, अगर आर्टिकल चैप्टर की बात करो जो अभी मैंने आपको संकल्प बैच में पढ़ाया है, आर्टिकल चैप्टर अगर आप संकल्प बैच में पढ़ो, जो मैंने यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रखा है संकल्प बैच में, ध्यान से उसमें जाके आर्टिकल का चैप्टर खोलना। मैंने क्लास के स्टार्ट में आपको बता दिया है कि क्वेश्चन कैसे आता है, ए वर्सेस एन आता है, ए वर्सेस एन आता है। और ये ऐसा कॉमन है, लगभग हर शिक्षक हर किताब में आपको स्टार्ट में मिल जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो साउंड लेते हैं वो हिंदी के हिसाब से लेते हैं, हिंदी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से लेते हैं। हिंदी के हिसाब से अगर वॉवेल है तो हम एन का इस्तेमाल करते हैं, और हिंदी के हिसाब से कॉन्सोनेंट है तो हम क्या काम करते हैं, ए का इस्तेमाल करते हैं। तो क से लेके ग तक ये कॉन्सोनेंट साउंड होता है, और आ से लेके आह तक ये आपका वॉवेल साउंड होता है हिंदी के हिसाब से। तो जब हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं तो ऑनेस्ट कहते हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कहते हैं। तो ये आ से लेके आह तक में आता है। जबकि एच जो होता है अगर अंग्रेजी के हिसाब से देखोगे तो ये कॉन्सोनेंट है, ए ई आई ओ यू ही वॉवेल होता है। और ये सारी चीजें ऑलरेडी ऐसी है जो सारे शिक्षक पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने इसमें कुछ महारत हासिल कर दिया, लेकिन मैंने बहुत बाइफरगेट करके बताया था कि एक तो ये आता है, दूसरा आता है कि ए या एन इस्तेमाल करे वर्सेस द इस्तेमाल करे, मतलब नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, इसको लेके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। यही दो केस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ आर्टिकल लगाया जाता है, कहाँ आर्टिकल नहीं लगाया जाता, बस यही पूछा जाता है। तो एक एक चीज अच्छी तरीके से संकल्प बैच में मैंने आपको पढ़ाई, जो कि फ्री है। मैं किसी पेड बैच की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो मैंने यूट्यूब पे अभी फ्री से पहले ही पढ़ाया है। 40 क्लासें हैं, 40-45 दिन बचा था, तभी मैंने बताया था कि आपको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा के रिवाइज कर दूंगा, एग्जाम में एक एक क्वेश्चन नया नहीं आएगा, और एक भी क्वेश्चन मेरे को नया मिला भी नहीं है। ही केम हेयर विथ ए व्यू टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड। प्रीपोजिशन वाली क्लास देखना संकल्प बैच की, प्रीपोजिशन वाली क्लास देखना संकल्प बैच की, या फिर बुक में चले जाना, प्रीपोजिशन के चैप्टर में बुक में चले जाना। एक पॉइंट लिखा हुआ है, एक हेडिंग लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, टेकन टू, प्रोन टू, यूज्ड टू, साथ में विथ ए व्यू टू,
और लिखा हुआ है कि अपने बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेता है। रीजन भी यह है कि इस पूरे फ्रेज में जो टू है वो इन्फिनिटी का टू नहीं होता है, ये प्रीपोजिशन की तरह रिएक्ट करता है और प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है और ऑब्जेक्ट की जगह गलती से वर्ब आ गया तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि वो उस तरीके से जिरंड बन जाता है और नाउन का रोल प्ले करने लगता है। तो ध्यान से देखो, जैसे लिखा है विथ ए व्यू टू, तो मीट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या टू का ऑब्जेक्ट चाहिए और यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। और नाउन की बात करें तो वर्ब को अगर आईएनजी फॉर्म में रख दो, मीटिंग के फॉर्म में रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये जिरंड हो जाएगा। और ये अगर जिरंड हो जाएगा तो इसके ऑब्जेक्ट के फॉर्म में काम करने लगेगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा, विथ ए व्यू टू मीटिंग। समझ में आई बात? अंकल बैच में चिल्ला चिल्ला के बताया था कि लुक फॉरवर्ड टू जो है पिछले सालों में 20-25 बार पूछा जा चुका है और ये सब भी पूछे जा चुके हैं, विथ ए व्यू टू, यूज टू, एडिक्टेड टू, टेकन टू, प्रोन टू, और ये सब आ सकते हैं। इन सबको याद रखो। और मैंने ये भी बोला था कि इतने ही फ्रेज बता रहा हूं, इन्हीं को याद कर लो, हो जाएगा, उसी फ्रेज में से आया हुआ है। वैसे समय थोड़ा लंबा हो गया है, काश मैं जोक याद कर पाता, मुझसे जोक याद नहीं होता है, वरना एक आध जोक सुना के थोड़ा सा आपको थोड़ी देर के लिए राहत दे देता ताकि आप अगली जो क्लास है कंटिन्यू कर पाते। लेकिन अगर अपने भविष्य के लिए सही मायने में आप सजग हो तो क्लास को आखिरी तक देखें, सही से समझें, रुके ठहरे। बहुत कुछ सिखा रहा हूँ, एक एक रूल रिवीजन भी करा रहा हूँ। 145 क्वेश्चन से आपको पैटर्न और मतलब थोड़ी राहत मिलेगी, किस तरीके का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अगर कुछ नहीं आता है तो उसे आप अच्छी तरीके से सीख जाओगे। द मैनेजर डिस्कस्ड ऑन द इशू इन डिटेल। जब आप प्रीपोजिशन के चैप्टर में पहुंचोगे, संकल्प बैच में पहुंचोगे, तो डिस्कस के विषय में मैंने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस के विषय में मैंने डिस्कस किया था कि डिस्कस अपने साथ अबाउट नहीं लेता है, डिस्कस अपने साथ ऑन नहीं लेता है। तो सवाल ये होता है कि सर क्या प्रीपोजिशन लेता है? तो किसी ने क्लास किया होगा तो उसको याद होगा, ये अपने साथ तो नो प्रीपोजिशन लेता है। क्या लेता है? नो प्रीपोजिशन लेता है। मतलब यहाँ पे जो नो लगा हुआ, ऑन लगा हुआ है, वो गलत है, इसको आपको हटाने की जरूरत है। डिस्कस अपने साथ लेता नहीं है। ध्यान से अगर किताब में पहुंचोगे तो पहला ही एग्जाम्पल आपको डिस्कस को लेके दिया हुआ है। डिस्कस अबाउट, आई डिस्कस अबाउट द मीटिंग, आई डिस्कस अबाउट द राम, आई डिस्कस ऑन द टॉपिक। ये सब नहीं होता है। आप हमेशा इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हो, यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं लेना होता। समझ में आई बात? जिनके पास किताब ना हो भैया, किताब ऑर्डर कर ले, ठीक है ना। और जो किताब है उसमें देख लो ये सारे रूल मिल रहे हैं तो उसे उसी के साथ कंटिन्यू कर ले। फिर बात हो रही ईच ऑफ द स्टूडेंट। ईच के बाद ऑफ अगर आए तो प्लूरल नाउन आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। अभी रूल डिस्कस किया है तो हैव की जगह क्या होगा? हैज होगा। ऑप्शन जो ए होगा ये सही हो जाएगा अगर इंप्रूव करना है तो। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा एनर्जी कम हो गया, थकावट आने लगती है आपको भी, हमें भी। द रूट इज मोस्ट सेफर देन द हाईवे। दिस रूट इज मोस्ट सेफर नहीं होगा, मोर सेफर होगा। देन के साथ मोर का इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करते, तो यहाँ पे एरर है। तो जो मोस्ट लिखा हुआ है इस वाले सेक्शन पे एरर है। मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री प्लस देन का इस्तेमाल करते हैं। द पुलिस हैज अरेस्टेड द कल्प्रिट। मेरा सबसे पहला चैप्टर, मतलब जो मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं मानता हूँ सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ। बच्चे भी कहते हैं सर नाउन आपसे लाजवाब कोई नहीं पढ़ाता। नाउन के चैप्टर में आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूँ। नाउन के चैप्टर में मैंने आपको ऐसे चार्ट बना रखा है। ये हो गया काउंटेबल, ये हो गया अनकाउंटेबल। और इसमें ही मैंने आपको ये बताया कि भैया इसके 3 प्रारूप होते हैं। एक होता है प्रॉपर, दूसरा होता है कलेक्टिव, और तीसरा जो होता है आपका होता है कॉमन नाउन। इसमें आपका अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल आ जाता है, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल आ जाता है। ये सब बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने आपको, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको रिवीजन करा रहा हूँ, कहाँ पढ़ाया है, कहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना बोलोगे कहन जहन्नम तरन्नम चाह रहा है। कलेक्टिव नाउन में जब जाओगे तो मैंने केस बताया था कि कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन हैं जो अपने आप में हमेशा प्लूरल होते हैं, जिसमें आपको याद होगा तो पहला लिखा था कैटल, ठीक है ना, फिर लिखा था पुलिस, फिर लिखा था पीपल, ठीक है ना, वर्मिन, ठीक है ना, इन्फेंट्री, कैवलरी, जेंट्री, ये सारे टर्म्स का इस्तेमाल किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो है सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके साथ एस नहीं लगाते हैं और ये हमेशा प्लूरल होते हैं। जरा ध्यान से देखो, जो पुलिस है वो क्या होता है? ये कलेक्टिव नाउन है, और क्या होता है? ये प्लूरल होता है। और ये प्लूरल है तो जो वर्ब है ये हैज की जगह क्या होना चाहिए? हैव होना चाहिए। अगर मेरी क्लास आपको याद हो, अच्छे से अगर क्लास याद हो। सी गेव मी ए गुड एडवाइस। जब नाउन के चैप्टर में
अनकाउंटेबल नाउन पढ़ोगे तो एडवाइस जो टर्म है वो मैं आपको सिखाता हूँ। मैं ये भी आपको सिखाया मैंने कि एडवाइस जो होता है ये नाउन होता है। साथ में मैंने आपको ये सिखाया है एडवाइस। संकल्प बैच याद करो, मैंने ये सिखाया कि ये क्या होता है, ये वर्ब होता है। ठीक है, अगर किसी ने संकल्प बैच सही से पढ़ा है तो फ्री है यूट्यूब पे। फ्री का माल भी अगर आपने नहीं ले लिया तो मैं क्या करूँ, ठीक है ना। तो ये अनकाउंटेबल होता है, इसके साथ आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते तो यहाँ पे गड़बड़ है। दूसरा चीज़ है कि अगर आपको सिंगुलर या प्लूरल का सेंस देना हो तो आप इसको कैसे देते हो, किसी गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस, पीस ऑफ गुड एडवाइस। ध्यान रखिए, जब नाउन की जगह हो तो आप सी का इस्तेमाल करोगे, वर्ब की जगह हो तो ऐसे स्पेलिंग में इस्तेमाल करोगे। जैसे ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दिया, तो यहाँ पे एस रखोगे, यहाँ पे सी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है। अगला है द हायर यू गो द कूलर इट गेट। जब आप प्रोपोर्शनल काम करते हो, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल की अगर बात करते हो कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ती है, एक चीज़ के घटने से दूसरी चीज़ घटती है, तब आप आर्टिकल द के साथ कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हो। तब आप आर्टिकल द के साथ, सॉरी, हाँ, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हो। तो जैसे यहाँ पे लिखा है द हायर, यूजुअली आप कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हो। आर्टिकल द का इस्तेमाल कंपैरेटिव डिग्री के साथ दो केस में करते हो, जब आपको दो में से एक को बेस बताना हो, या फिर डायरेक्टली या यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करनी हो, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ के घटने से दूसरी चीज़ घट रही है। तो जब इस तरीके से प्रोपोर्शनल डिस्कशन करते हो तब आप द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हो। तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, द हायर यू गो द कूलर इट गेट। तो ये स्ट्रक्चर अपने आप में सही है। जरा ध्यान से देखो, ये आपका प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो ये कॉम्बिनेशन गलत है। तो इट गेट की जगह क्या होना चाहिए, इट गेट्स, ठीक है ना। द कूलर इट गेट्स, तो ऑप्शन ए जो होगा ये सही हो जाएगा। समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। नीदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट वॉज की जगह होना चाहिए वर प्रेजेंट। ये चौथा क्वेश्चन है जो आया हुआ है। सी प्रिवेंटेड मी टू गो देयर। प्रिवेंट अपने साथ टू नहीं लेता, प्रिवेंट अपने साथ फ्रॉम लेता है, और फ्रॉम के बाद जो है वर्ब की आईएनजी आना चाहिए, क्योंकि प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। तो सी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग, तो जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट हो जाएगा। प्रिवेंट अपने साथ फ्रॉम लेता है, प्रिवेंट अपने साथ टू नहीं लेता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन का पार्ट है। स्केर्सली हैड आई लेफ्ट व्हेन इट वाज स्टार्टिंग टू रेन, ठीक है ना। ये देखो हैड प्लस V3 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, V2 का कॉम्बिनेशन हो गया। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, तो जो डी होगा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये दूसरा सवाल है, दूसरा नहीं तीसरा सवाल है, इस सेम कंसेप्ट पे अलग अलग सेट में आए हैं अलग अलग तरीके से। सी इज एंग्री, एंग्री अपॉन नहीं होता है, एंग्री विथ होता है। जब किसी पर्सन के साथ होते हो तो एंग्री विथ मी, ठीक है ना। एंग्री एट समथिंग, ठीक है ना। एंग्री टू सम पॉइंट, और एंग्री विथ पर्सन, तो यहाँ पे विथ होता है। अगर आप 90 डेज वोकैब प्लानर में जाओगे, 90 डेज वोकैब प्लानर पे जाओगे तो उसमें देखोगे ना, तो ये हाईलाइट किया हुआ है। इसलिए हाईलाइट किया हुआ कि अगर पिछले सालों में जाके देखोगे तो ये सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, ये सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। डील इन और डील विथ, डील इन व्यापार करना, डील विथ व्यापार व्यवहार करना किसी के साथ। तो ये सब चीज़ें जो पिछले सालों में पूछी गई हैं, जिस पे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होती है। अगला है आई रिटर्न बैक। रिटर्न के साथ बैक नहीं लगाते, रिटर्न के साथ बैक नहीं लगाते, सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है। किताब में जाओगे सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस का चैप्टर पढ़ोगे तो इस तरीके की सारी चीज़ें मिल जाएगी कि जिनके साथ ब्रदर और सिस्टर नहीं लगाते, रिटर्न के साथ बैक नहीं लगाते। जिनके साथ री लगा होता है उनके साथ बैक और अगेन दोनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आई रिटर्न बैक फ्रॉम मुंबई लास्ट वीक, तो आई एरर निकालना है, तो एरर इसी में है, ऑप्शन नंबर डी में एरर है। जरा ध्यान से देखिए, दिस इज द बॉय हु ही स्टोल द पर्स। ये रिलेटिव प्रोनाउन का केस है और सुपरफ्लुअस सेंटेंस का केस बनाया गया है। जरा ध्यान से देखो, दिस इज द बॉय हु स्टोल द पर्स अपने आप में सही होगा, हु के बाद ही ले लिया है, तो यहाँ पे देखो एक वर्ब है, एक वर्ब के लिए दो सब्जेक्ट डाल दिया गया है, तो ये एक वर्ब के लिए दो सब्जेक्ट नहीं होगा। ध्यान से देखो, अगर मैं सेंटेंस इस तरीके से लिखूं, दिस इज द बॉय हु स्टोल द पर्स, हु स्टोल दी पर्स, तो सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ब एक ही सब्जेक्ट चाहिए, ही अननेसेसरी डाला गया है। तो हु स्टोल इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आया। चलिए, अभी आई थिंक 49-50 क्वेश्चन ही किया है, 150 क्वेश्चन तक चलना है। मतलब मैं खुद भी, मेरी आवाज़ हल्की थमने लगी है, मेरे पास पानी भी नहीं है कि कुछ पी लूँ। 1 मिनट होल्ड रखना, देखो शायद शायद हो, नहीं है यार, नहीं है यार।
पर कोई नहीं, देखो अभी मैं बोल रहा था कजिन के साथ ब्रदर और सिस्टर नहीं लगाते, आपके सामने क्वेश्चन ही आ गया, तो कजिन के साथ सिस्टर जो ब्रदर लिखा हुआ है वो गलत है, तो सिर्फ कजिन होगा। सी आर नॉट बिलीव इन वेस्टिंग टाइम ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, ठीक है ना, सी आर नॉट बिलीव इन वेस्टिंग टाइम। देखो जब इज आर एम वॉज वर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है तो हम जो वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, उसको आईएनजी फॉर्मेट में रखते हैं, यहाँ पे नहीं, इसका मतलब ये गलत है। इज नॉट के साथ भी बिलीव नहीं रख सकते, वॉज नॉट के साथ भी बिलीव नहीं रखते, लेकिन डज नॉट के साथ बिलीव रख सकते हैं, तो ऑप्शन डी जो होगा ये सही हो जाएगा। टेंस का क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। इट इज द ऑनर टू बी हियर, इट इज एन ऑनर टू बी हियर, इट इज ऑनर टू बी हियर, इट इज ए ऑनर टू बी हियर। आर्टिकल ए नहीं लगेगा, द जब किसी फिक्स सेंस में बात करनी हो तो लगाना होता है, और यहाँ लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल लगेगा, इट इज एन ऑनर टू बी हियर, ऑप्शन बी सही होगा। तो ऑप्शन ए, सी और डी ये तीन के तीनों सही नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑनर से पहले आपको चेक करना था कि क्या लगना है। सी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेट अपने साथ फॉर नहीं लेता है, ऑन लेता है। कई बार पिछले सालों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी तरीके से ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, जब हम मैरिड की बात करें तो जो मैरी है, मैरी अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है या नो प्रीपोजिशन लेता है, नो प्रीपोजिशन लेता है। देखो जब ये पैसिव वॉइस में हो, जब ये पैसिव वॉइस में हो तब ये टू लेता है, और जब ये एक्टिव वॉइस में हो तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता एक्टिव वॉइस में। अब यहाँ सेंटेंस आपको पहचानना है कि एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में। जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस जिन बच्चों को पहचानने वाला होता है, आई मैरिड सालू, ये मैंने सालू से शादी कर ली, तो आई मैरिड सालू, ये होगा। अब अगर मैं ये कह दूं शालू इज मैरिड, फिर मुझे टू लगाना पड़ेगा, टू मी, तो ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। यहाँ पे ध्यान देखो, सी इज मैरिड लिखा हुआ है, इज के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती मतलब ये पैसिव स्ट्रक्चर है। इज आर एम वॉज वर्ब के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो सेंटेंस पैसिव स्ट्रक्चर में होता है, इसका मतलब हमें विद की जगह क्या लगाना है, टू लगाना है, तो टू ए डॉक्टर इज ए राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। अगला सवाल ध्यान से देखो, नो सूनर ही हैड अराइव्ड देन द मीटिंग स्टार्टेड। नो सूनर अपने साथ देन लेता है, नो सूनर जब सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, हार्डली जो है, ये सब जब स्टार्ट में आते हैं तो हम सेंटेंस को इन्वर्टेड फॉर्म में रखते हैं, मतलब हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो पहले आता है, वर्ब जो आता है बाद में आता है। तो नो सूनर के साथ मैंने कई बार बताया है कि नो सूनर के साथ चेक कीजिएगा, इसका जो करेक्ट कोरिलेटिव वो देन है, तो देन आया है, साथ में इन्वर्जन चेक कीजिएगा, यहाँ पे इन्वर्टेड स्ट्रक्चर नहीं है, तो ही हैड की जगह हैड ही इस्तेमाल होना चाहिए। क्या इस्तेमाल होना चाहिए, हैड ही, तो ये वाला जो ऑप्शन है इसमें एरर है, यहाँ पे हैड ही अराइव्ड करेक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नो सूनर हैड ही arrived, had he arrived then the meeting started, then the meeting started। अब ध्यान से देखिए, अगर इसमें अगर आप टेंस कंसिस्टेंसी देखना चाहते हैं तो ये है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में पहले भाई कोई अराइव हुआ है, ये घटना पहले घटित हुई है, बाद में मीटिंग स्टार्ट हुई है, इसको V2 में रखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में, तो V2 और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन है, तो टेंस की कंसिस्टेंसी भी रूल के हिसाब से मेंटेन है। अगला है द ऑफिसर हैज इशूड एन ऑर्डर टू अरेस्ट हिम इमीडिएटली। जो ऑफिसर है जब इशू किया जाता है किसी के अरेस्ट के लिए ना, तो ऑफिसर हैज इशूड एन ऑर्डर, टू अरेस्ट नहीं होता है, फॉर अरेस्ट होता है। जब ऑर्डर इशू किया जाता है किसी के अरेस्ट के लिए, ठीक है ना, ऑर्डर इज द ऑर्डर इज इशूड, ठीक है ना, फॉर एन अरेस्ट होता है, क्या होता है, फॉर होता है, और जब फॉर का इस्तेमाल करते हैं तो फॉर अरेस्टिंग हिम, ये अपने बाद क्या होगा, अपने बाद जब भी वर्ब लेगा तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है, वर्ब आईएनजी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे फॉर लेता है, जब आप किसी जो ऑर्डर इशू करते हो किसी को अरेस्ट के लिए, तो यहाँ पे इशू एन ऑर्डर फॉर इस्तेमाल करते हैं, हम टू इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगला है आई केम टू नो दिस फ्रॉम ए फ्रेंड, आई केम टू नो दिस फ्रॉम ए फ्रेंड। प्रीपोजिशन का चैप्टर अगर पढ़ रहे होगे तो उसमें आपको एक रूल सिखाया है, पढ़ाया जाता है, जब आपको ये बताया जाता है कि हम एक क्रॉस इस्तेमाल करेंगे या थ्रू इस्तेमाल करेंगे, तो हम कहते हैं टनल के केस में क्या होता है, टनल के केस में हम थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। रीजन क्या है कि किसी चीज को इस पार से उस पार जाने के लिए ये मीडियम का काम करता है,
तो जब भी आप मीडियम मेंशन करते हो तो आप थ्रू का इस्तेमाल करते हो, आर पार जा रहे हो, लेकिन मीडियम अगर बीच में अगर मेंशन करना हो तो आप थ्रू का इस्तेमाल करते हो। थ्रॉट करेंगे, थ्रू का इस्तेमाल करते हो। यहाँ पे ध्यान से देखो, आई केम टू नो, मुझे जानकारी मिली और जो इन्फॉर्मेशन मिला मेरे दोस्त से मिला है। तो जो दोस्त है वो मीडियम है, दोस्त है क्या है यहाँ पे, मीडियम है इन्फॉर्मेशन पास करने का। तो जब भी हम मीडियम मेंशन करते हैं तो हम फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला है, ही मेड ए क्विक शॉवर बिफोर हेडिंग टू द ऑफिस। मैंने आपको बताया जो शॉवर है ना, वो टेक होता है, मेड नहीं होता है। ही टेक ए क्विक शॉवर होगा, मेड ए क्विक शॉवर नहीं होगा, ठीक है ना। टेक ए नैप, ठीक है ना, टेक ए शॉवर, टेक ए बाथ, ये सब टेक किया जाता है, मेड नहीं किया जाता। मेड ए मिस्टेक होता है, क्या होता है, मेड ए मिस्टेक होता है। टेक ए मिस्टेक नहीं होता, डिड ए मिस्टेक नहीं होता, मेड ए मिस्टेक होता है। कई बार आता है, ध्यान से देखना, डिड ए मिस्टेक, डिड ए मिस्टेक, हमने मिस्टेक कर दिया है, तो ये गलत होता है, ये सही होता है। जैसे टैक्स लेवी किया जाता है, ये इंग्लिश ग्रामर की किताब में सारे इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन है वो सब आपको मिल जाएगा एडवांस वर्ब के चैप्टर में। अगला है, सेल्डम वी हैव सीन सच ए परफॉर्मेंस। सेल्डम वी हैव सीन सच ए परफॉर्मेंस। तो ध्यान रखो, जब सेल्डम से स्टार्ट हुआ है तो होता क्या है कि ऐसे केस में हम इन्वर्टेड स्ट्रक्चर रखते हैं, तो हैवी होना चाहिए, हैव वी सीन, इज द राइट ऑप्शन। नो सूनर हो गया, सेल्डम हो गया, बेयरली हो गया, हार्डली हो गया, स्केर्सली हो गया, इन शब्दों को जब हम स्टार्ट में रखते हैं तब हम हमेशा क्या काम करते हैं, हम इन्वर्टेड स्ट्रक्चर बनाते हैं, इन्वर्जन फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। माउंट एवरेस्ट इज मोर हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। जब हम हाईएस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाईएस्ट के पहले मोर का इस्तेमाल नहीं करते। मोर कंपैरेटिव डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, जो हाईएस्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सुपरलेटिव डिग्री को। तो माउंट एवरेस्ट इज मोर की जगह क्या रखना पड़ेगा हमको, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड लिखना पड़ेगा। तो गड़बड़ी कहाँ पे है, गड़बड़ी ऑप्शन नंबर बी में है, मोर की जगह आपको द डालना पड़ेगा। जो सुपरलेटिव डिग्री है वो अपने पहले आर्टिकल द लेता है या पजेसिव एडजेक्टिव लेता है। द टीचर एडवाइज्ड टू लिसन अटेंटिवली। यार देखो, जब एडवाइस की बात करते हैं ना, टीचर एडवाइस, तो यहाँ ऑब्जेक्ट मेंशन करना बहुत जरूरी होता है कि द टीचर एडवाइस श्याम, द टीचर एडवाइस राम, द टीचर एडवाइस सीता गीता मीता पीता रीता। तो जब तक ऑब्जेक्ट नहीं मेंशन कर लेते हो, एक्चुअली इसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है कि ये एडवाइस कर रहा है, किसको एडवाइस कर रहा है। तो द टीचर एडवाइस समवन टू डू समथिंग, टू लिसन अटेंटिवली। तो यहाँ पे जो वो ऑब्जेक्ट है ना कि किसको एडवाइस कर रहा है, ठीक है ना। द टीचर एडवाइस्ड हूम, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए बेसिकली, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। द एडवाइस हूम, बगैर उसको मेंशन किए हुए कि क्या एडवाइस किया है वो नहीं है। द आई एडवाइज टू टेक ए मेडिसिन, आई एडवाइस समवन, तो इसमें क्या मीनिंग प्रॉपर नहीं निकल पाती। तो इसमें जो आपको स्ट्रक्चर है वो है, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कि एडवाइस किसको किया जा रहा है, बगैर उसके पूरा मीनिंग निकल नहीं पाता है। तो यहाँ पे जो एरर है, इस सेक्शन में एरर है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो एडवाइस के साथ ले या टू लिसन अटेंटिवली के साथ ले, ये बड़ा पंगा है, समझ में आया। तो टीचर एडवाइस इसको अलग कर दो, तो इस ऑप्शन को आप टिक कर लो। इसमें क्या है कि कुछ बच्चे इसमें टिक कर लेंगे, कुछ इसमें, तो ए ऑप्शन पे टिक करो, ठीक है ना। अगला है, द स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू, और इसको चैलेंज कर सकते हो क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा है कि कौन से ऑप्शन में चेक करें। द स्टूडेंट्स वॉज आस्क्ड टू सबमिट दियर असाइनमेंट बाई फ्राइडे। स्टूडेंट्स वॉज नहीं होना चाहिए, वर आस्क्ड होना चाहिए, वर आस्क्ड हो, प्लूरल है ना, तो प्लूरल आपको वो चाहिए। सी डांस ग्रेसफुल ऑन स्टेज ड्यूरिंग द एनुअल शो। अगर आपको याद हो, जब मैं आपको एग्जेक्टिव और एडवर्ब का चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एग्जेक्टिव वर्सेस एडवर्ब का चुनाव करने के लिए आता है। तो डेफिनेशन में क्या पढ़ाई जाती है, जो वर्ब का एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है वो एडवर्ब होता है, जो एग्जेक्टिव होता है वो नाउन का अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन देने वाला होता है। यहाँ ध्यान से देखो, सी डांस्ड, सी डांस्ड अगर मैं पूछूं हाउ, तो डांस करने का मैनर बताना है। डांस क्या है, यहाँ पे डांस है वर्ब, कैसे डांस किया, ग्रेसफुल डांस किया या ग्रेसफुल्ली डांस किया। तो ग्रेसफुल एग्जेक्टिव है, ग्रेसफुल्ली जो होगा क्या होगा, ये हो जाएगा एडवर्ब। तो इस वाले ऑप्शन में एरर है, आपको ग्रेसफुल की जगह ग्रेसफुल्ली लेने की जरूरत है। चलो आगे चलते हैं। अगला है, द डॉक्टर एडवाइज्ड दैट ही टेक्स रेस्ट। द डॉक्टर एडवाइज्ड, जब आप एडवाइस करते हो, ठीक है ना, अभी एडवाइस का केस देखा है मैंने, बताया एडवाइस्ड हूँ, फिर क्या करने के लिए वो बताना है। तो एडवाइस के पास ध्यान रखना, एडवाइस्ड हो गया, कमांड हो गया, इंसिस्ट हो गया, इंसिस्ट हो गया,
इन सब के बाद आपको ध्यान रखना है कि ये किसको कर रहे हैं, ये किसको एडवाइस कर रहे हैं वो मेंशन करना जरूरी है सबसे पहले, और फिर क्या कर रहे हैं उसके बाद वो मेंशन करते हैं। और इनके साथ हम सब्जेक्टिव मूड का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर इनके पास दैट के साथ एक क्लॉज आ जाए, दैट क्लॉज अगर आ जाए, दैट क्लॉज आ जाए, तो ध्यान रखना कि दैट वाले क्लॉज में हम सब्जेक्ट के साथ V1 लेते हैं। भले हमारा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसे ही, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट नहीं लेंगे, टेक लेंगे, और इसी को बोलते हैं सब्जेक्टिव मूड। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव मूड। ये मैंने संकल्प बैच में नहीं पढ़ाया है, पर अगर आप किताब देखने जाओगे, किताब अगर पढ़ोगे इंग्लिश ग्रामर की, तो उसमें सब्जेक्टिव मूड जो है मेंशन है। मूड एक अलग से चैप्टर ही डाला गया है, क्योंकि पिछले सालों में एक दो क्वेश्चन आ गया था। ये भी वही वाला केस है कि एडवाइस हो गया, इंस्टीट हो गया, कमांड हो गया, तो इनके बाद या आप किसको एडवाइस कर रहे हो, किसको कमांड कर रहे हो, वो पहले मेंशन करो, फिर क्या कर रहे हो वो मेंशन करो, या इनके बाद आप दैट क्लॉज लगाते हो। जब दैट क्लॉज आता है तो उसमें सब्जेक्ट के साथ V1 लेते हैं, सब्जेक्ट के साथ V1 लेते हैं। ये दैट क्लॉज है, दैट के साथ स्टार्ट हुआ, दैट क्लॉज हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट जो होता है इसके साथ हम हमेशा V1 लेते हैं। ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ टेक्स्ट नहीं लेना चाहिए, पर सब्जेक्टिव मूड का ऐसा केस होता है कि इसके साथ हम V1 लेते हैं। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? टेक रेस्ट हो जाएगा। दे रिटर्न बैक, रिटर्न के साथ बैक इस्तेमाल नहीं करते हैं। दे रिटर्न टू हाउस, दे केम टू, अब होम के लिए बनाना है, दे रिटर्न, दे केम बैक टू होम, दे रिटर्न होम, दे वेंट बैक होम। ठीक है ना? वो घर वापस आ गए, ये भी ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी भी सही है। इसको चैलेंज कर लो, इसमें दो दो ऑप्शन सही है। सी इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर इन द सिटी, सी इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर, सिंगर नहीं होना चाहिए, सिंगर्स होना चाहिए। जब ऑफ के बाद लगाते हो, सी इज वन ऑफ, ऑफ के बाद जब नाउन लेते हो ना, तो नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। समझ में आई बात? नो सोनर आई रीच्ड, आई रीच नहीं होना चाहिए। इसको कैसे इन्वर्टेड फॉर्म में डालना पड़ेगा? नो सोनर आई रीच द प्लेटफॉर्म देन द ट्रेन लेफ्ट, ये देन द ट्रेन लेफ्ट है, ये V2 इस्तेमाल है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, और इन्वर्टेड स्ट्रक्चर में होना चाहिए। तो नो सूनर हैड आई रीच इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। आगे चले। विच एमंग द फॉलोइंग सेंटेंस यूज एग्जेक्टिव विथ करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन? न्यू दिल्ली इज मोर हॉटर, तो दो कंपेरेटिव है तो गलत हो गया। न्यू दिल्ली इज मोर हॉटर देन, गलत हो गया, डबल कंपेरेटिव है। न्यू दिल्ली इज हॉटर टू, हॉटर के साथ देन लगाते हैं, IOR के साथ टू लगाते, ER के साथ देन लगाते, तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला, द कार इज मूविंग वेरी फास्ट, कार बहुत तेजी से करता है, तो फास्टली नहीं, फास्ट होता है। एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों में हम फास्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। द मीटिंग विल बिगिन बाय 3 PM। देखो जो मीटिंग है वो 3 PM में जब होती है, तो इसके लिए हम एट इस्तेमाल करते हैं, एट 2 PM, एट 3 PM। ठीक है ना? इन मॉर्निंग, इन नाइट। सी डिलीवर्ड ए स्पीच, ठीक है ना, इन द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सी डिलीवर्ड ए स्पीच एट द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इन द प्राइस नहीं होगा, यहाँ पे एट लगाना पड़ेगा, प्रीपोजिशन एट का यूज होगा। ये क्वेश्चन आसान है। सी इज कॉन्फिडेंट ऑफ, विन की जगह विनिंग होगा। ठीक है ना? जब भी प्रीपोजिशन लेते हो, प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आता है तो वर्ब ING फॉर्म में आना चाहिए। जीरंड का कंसेप्ट होता है ना कि प्रीपोजिशन को अपने बाद ऑब्जेक्ट लेना होता है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन लेता है। अगर वर्ब है तो ING फॉर्म में होता है, क्योंकि वो जीरंड की तरह काम कर सके। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। सी प्रिफर्स टू स्टे एट होम देन गो आउट, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक स्ट्रक्चर आप याद कर लो, जब इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है ना, सी प्रिफर, सी प्रिफर, तो ये प्रिफर जो होता है अपने बाद नाउन या प्रोनाउन लेता है, या जिरंड लेता है, या जिरंड लेता है। फिर उसके बाद जब देन लगाते हो ना, देन, देन के बाद जो है फिर से वापस क्या आता है? टू आता है, और देन इसके बाद नाउन, प्रोनाउन या फिर जिरंड आता है, जिरंड आता है। ये स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे सी प्रिफर्स, प्रिफर्स के साथ नाउन, प्रोनाउन या जिरंड लेना पड़ेगा। यहाँ पे स्टेइंग दिया हुआ है, यहाँ पे स्टेइंग दिया हुआ है, यहाँ पे टू स्टे, टू स्टेइंग दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया। ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद जब आप देन का इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना, रादर गोइंग आउट लिखा हुआ है, ठीक है ना, एट होम टू गोइंग आउट, तो फिर आपको टू लेना पड़ता है, टू यहाँ पे है, देन गोइंग आउट लिखा हुआ है, तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं। तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करता है प्रेफर। अगला है हार्डली ही हैड रीच्ड, तो हार्डली के साथ हैड पहले होगा, ही बाद में होगा, तो हार्डली हैड ही रीच्ड इज द राइट ऑप्शन।
अगला ही सक्सीडेड टू विन द प्राइज, ही सक्सीडेड इन विनिंग द प्राइज होगा, टू विन द प्राइज नहीं होगा, इन विनिंग द प्राइज होगा, तो इस वाले ऑप्शन में करेक्शन चाहिए आपको। सक्सीड इन डूइंग समथिंग होता है। ही इज ए फास्टली ग्रोइंग नहीं, फास्ट ग्रोइंग, क्या होगा, ही इज ए फास्ट ग्रोइंग, दो क्वेश्चन आया इसी पे। ही इज ए फास्ट ग्रोइंग लीडर इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगला यू शुड नॉट लॉफ ऑन अदर्स, लॉफ एट अदर्स होता है, लॉफ एट, मॉक एट, मॉक एट, लॉफ एट होता है जब दूसरों पर हंसते हो, एट इस्तेमाल होता है इसके साथ, समझ में आया। अब ये क्वेश्चन थोड़े आसान हैं क्योंकि प्रीपोजिशन वाले हैं। द मैनेजर टुगेदर विथ, तो टुगेदर विथ हो गया, एलॉन्ग विथ हो गया, विथ हो गया। इसमें जो पहला सब्जेक्ट होता है इसके हिसाब से वर्ब आता है, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे हैव लगाया गया है जो कि हैज होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये। चले आगे चले, अगले क्वेश्चन की बात करें। ही वर्कड वेरी हार्डली टू पास द एग्जाम। आपको याद होगा जब मैं आपको पढ़ा रहा था एडवर्ब का चैप्टर, तो मैंने बोला था भैया देखो हार्ड और हार्डली, इस पे बेस्ड एग्जाम में खूब क्वेश्चन आते हैं। 10 एक क्वेश्चन इसी पे कराए थे मैंने, जो मेरे क्वेश्चन के कलेक्शन से उसमें 10वीं बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, वापस आया है। हार्ड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा रहे हो, विथ ग्रेट एफर्ट, ग्रेट एफर्ट। अगर मैं इसमें ध्यान से अगर देखोगे तो मैं बताऊं कि बहुत मेहनत कर रहे हो, इसका क्या मतलब होता है, जब आपको बहुत मेहनत करनी होती है। और हार्डली का इस्तेमाल कब करते हो, विदाउट एफर्ट, विदाउट एफर्ट, मतलब आप मुश्किल से ही कोई मेहनत करो, इसका हिंदी मतलब ही है मुश्किल से होता है। तो ध्यान से देखो, ही वर्कड वेरी हार्डली टू पास द एग्जाम, नहीं, ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया ताकि वो एग्जाम पास कर ले। तो यहाँ पे हार्ड इस्तेमाल होगा, हार्डली नहीं। हार्डली का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमको ये बताना हो कि मैंने शायद ही कोई काम किया, मतलब ना के बराबर काम किया हो या ना के बराबर पढ़ा हो, तो पास होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ग्रेट एफर्ट की बात करनी है आप। वन ऑफ द क्वेश्चंस, तो ये सही लिखा हुआ है लेकिन ये गलत हुआ क्योंकि वन के हिसाब से आना चाहिए, तो ये कैसा होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। अगला है सी एडॉप्टेड ए ऑनेस्ट अप्रोच, नहीं एन ऑनेस्ट अप्रोच होना चाहिए, एन ऑनेस्ट अप्रोच होना चाहिए। तो कहाँ पे एरर है, ऑप्शन नंबर ए में ही है, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। अच्छा, ऑप्शन नहीं सही से दिया हुआ है तो ऑनेस्ट के पहले एन आना चाहिए। अगर नीचे अगर एक ऑप्शन में ए दे दिया होता तो ए की जगह आपको एन चेंज करना था। अब देखो, आई प्रिफर टी टू कॉफी होता है, टी देन कॉफी नहीं होता है। प्रिफर और प्रेफरेबल अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है। अच्छा, एक बात और समझो, ये वाला जो क्वेश्चन है अगर ध्यान से देखो, जो प्रीपोजिशन का चैप्टर मैंने पढ़ा है उसमें चिल्ला चिल्ला के बताया था कि जो कंप्राइज होता है, कंप्राइज का मतलब होता है कंपोज ऑफ, कंपोज। तो कंपोज के साथ हम ऑफ लगाते हैं पर कंप्राइज के साथ हम ऑफ नहीं लगाते क्योंकि सेंटेंस सुपरफ्लूअस हो जाता है। इस तरीके की जो चीजें हैं, जैसे अवेट होता है, अवेट का मतलब वेट फॉर होता है, अवेट का मतलब होता है वेट फॉर, इसके साथ फॉर नहीं लगाते, इसके साथ फॉर नहीं लगाते हैं। इस तरीके की चीजें आपको कहाँ मिलेगी, इस तरीके की चीजें आपको इंग्लिश ग्रामर द स्मार्ट बुक मिलेगी सुपरफ्लुअस सेंटेंस के चैप्टर में, सुपरफ्लुअस सेंटेंस के चैप्टर में मिलेगी। या फिर सुपरफ्लुअस सेंटेंस आपको संकल्प बैच में वीडियो के फॉर्मेट में चाहिए तो वहां मिल जाएगी, वहां पे आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर किसी को अगले साल फाउंडेशन बैच मेरे साथ पढ़ना है तो ऐप पे जाके ज्वाइन कर सकता है मुझे। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे एरर है, इसके साथ ऑफ नहीं लगा होना चाहिए। कंप्राइज सीधे सीधे आता है, बगैर प्रीपोजिशन के आता है। आधे सफर तक पहुंचे हैं, आगे ही डिवाइडेड द स्वीट्स बिटवीन हिज 5 फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। अगर 5 2 से ज्यादा लोग होते हैं तो हम एमंग का इस्तेमाल करते हैं। अगला है ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु हैज स्कोर्ड। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो ये वन वन मत देखो, ही मत देखो, वन मत देखो, जैसे ही वो आता है इसके पहले एंटीसीडेंट देखो, क्योंकि इसके बाद जो वर्ब आता है एंटीसीडेंट के हिसाब से आता है। तो हैज की जगह क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, राइट ऑप्शन। अगला है ही इंसिस्टेड टू गो होम, इंसिस्ट अपने बाद टू गो नहीं लेता है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको बताया था सब्जेक्टिव मूड लगता है, तो दैट रिलेटिव क्लॉज यहाँ पे डाला गया, जरा ध्यान से देखना, दैट रिलेटिव क्लॉज यहाँ पे डाला गया, ही इंसिस्टेड दैट ही गोज। तो अगर आप सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करोगे तो ही के साथ गोज नहीं लगा सकते हो, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ही इंसिस्टेड टू गो होम, तो इंसिस्ट अपने साथ ऑन या अपॉन लेता है। अगर प्रीपोजिशन इंसिस्ट के बाद लगाना है आपको, अगर इंसिस्ट के बाद अगर आपको ऑन या अपॉन लगाना है, लगता है, ऑन या अपॉन लगता है,
ये ऑन या अपॉन लगता है तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑन लगा है, ऑन के बाद जो है अगर वर्ब आएगा तो वर्ब की आईएनजी आती है, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब लोगे तो आईएनजी होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इंसिस्ट अपने साथ प्रीपोजिशन टू नहीं लेता, ये ऑन या अपॉन लेता है। ज़्यादा जो यूज होता है इसके साथ ऑन होता है, लेकिन अपॉन भी इस्तेमाल होता है इसके साथ। अगला है नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स, नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स आर ट्रस्टवर्दी। नीदर के बाद ऑफ लगा है, प्लूरल है और वर्ब जैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अगला है द चाइल्ड इज अफ्रेड फ्रॉम द डार्क, अफ्रेड ऑफ द डार्क, अफ्रेड फ्रॉम नहीं होता, अफ्रेड अपने साथ ऑफ लेता है। यू शुड अवेल, प्रोनाउन का चैप्टर याद आया, पहला क्वेश्चन ही अवेल को लेके था, और ये भी बताया गया कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो अवेल ही आता है। इसमें क्या होता है कि अवेल जो है अपने बाद, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की नीड है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर बात करें तो यू के लिए योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे योर सेल्फ इस्तेमाल कर लो क्योंकि किसी सिंगल एंटिटी की बात कर रहे हैं, तो यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। अगर जनरलाइज सेंस में बात करोगे तो योर सेल्फ भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे बताना कि इसमें एरर है, इस वाले ऑप्शन में एरर है। समझ में आई बात? आई एम यूज्ड टू अपने साथ क्या लेता है, विथ व्यू टू, एडिक्टेड टू, लुक फॉरवर्ड टू, सब अपने साथ वर्ब की आईएनजी लेते हैं। तो ईट नहीं होना चाहिए, ईटिंग होना चाहिए। अगला है हार्डली, आई हैड आई होगा, क्या होना चाहिए, हैड आई। इट इज हाई टाइम के बाद लीव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए। द सेशन इज एन इम्प्रूवमेंट रेदर द प्रीवियस वन। अब यहाँ पे इसमें जो है पिछले वाले से जो है इम्प्रूव किया गया, जो ऑप्शन देखोगे रेदर को हटाना है तो बेस्ट लगा नहीं सकते, मोर गुड लगा सकते, वेरी बेटर लगा नहीं सकते, क्योंकि कोई भी लॉजिकली फिट नहीं बैठेगा, सेंसिबली फिट नहीं बैठेगा, पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन सब तरीके से आपको फिट दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर डी। द फादर विथ हिज सन्स आर अराइविंग, जब विथ अलॉन्ग विथ टुगेदर विथ के साथ इस्तेमाल करते हो तो पहले के हिसाब से आता है, तो आर की जगह इज होगा। पांचवा छठवां क्वेश्चन है इस पैटर्न पे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। द जज ऑर्डर द प्रिजनर टू हंग टिल डेथ। जब आपको वर्ब पढ़ाया जाता है तो हमेशा पढ़ाया जाता है कि हंग और हैंग दोनों में क्या फ़र्क है। इसका मतलब होता है दीवार से, मान लो ये वॉल है, इस पर कुछ सीनरी वगैरह आपने टांग दिया, ठीक है ना, और ये हैंग का मतलब होता है रस्सी निकाला है और ये रस्सी में एक बंदे को यूं टांग दिया है, ये फांसी का फंदा है, ये टांग दिया, ये मर गया। जब मारने के लिए टांगा जाता है तो हंग का इस्तेमाल किया जाता है और हैंग्ड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो जज है उसने ऑर्डर किया किसी कैदी को क्या करने के लिए, दीवार से लटकाने के लिए, मरने के लिए किया है, तो हंग जो है गलत है, तो यहाँ पे क्या होगा, हैंग होगा। 2+B1 चाहिए तो हैंग होगा। ये क्वेश्चन सिमिलर और आया है। द टीचर आस्क्ड दैट हु वॉज अब्सेंट, द टीचर आस्क्ड हु वॉज अब्सेंट, ये क्वेश्चन और आया था। दैट अननेसेसरली इस्तेमाल है, दो रिलेटिव प्रोनाउन की नीड नहीं है, और यहाँ पे जो सही रिलेटिव प्रोनाउन है वो हु है। पर्सन के लिए सब्जेक्टिव केस में हु, ऑब्जेक्टिव केस में हु, पॉजेसिव केस में हुज का इस्तेमाल करते हैं। आगे लिखा है द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज इंक्रीज स्टरडे। अगर आप टेंस पढ़ रहे होगे, मैंने खूब संकल्प बैक में चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है कि ये शब्दों का खास करके ध्यान दीजिएगा। स्टरडे हो गया, एगो हो गया, लास्ट मंथ हो गया, लास्ट वीक हो गया, लास्ट ईयर हो गया, ये सब जब भी आए तो आप हमेशा देखिएगा कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है। कैसा इस्तेमाल करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है। एक और चीज आपको वहीं पे पढ़ाई थी, वो भी आप रिवीजन कर लो। अगर यट आए तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये सब ऐसे कीवर्ड है जिनके माध्यम से मैं आपको पढ़ाता हूँ। अगर किसी ने ये चीज पढ़ रखा है, स्टरडे देखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हैज इंक्रीज नहीं लिखा होगा, सिर्फ इंक्रीज लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे सीधे सीधे आपको V2 चाहिए। अब अगर V2 की बात करें तो ध्यान से देखो, यहाँ पे रोज का इस्तेमाल है, यहाँ पे राइजन का इस्तेमाल है, ये गलत हो गया। ये हैज बिन इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज्ड का भी इस्तेमाल हुआ, स्टरडे, इंक्रीज्ड का भी इस्तेमाल हुआ है स्टरडे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब सवाल आता है ए या बी सही है। ग्रामेटिकली दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। अगर बात करें कौन फॉर्मल है कौन इनफॉर्मल है, तो ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल है। तो बोला गया सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंप्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जब सेंटेंस इंप्रूव करने की बात हो तो जरूरी नहीं कि गलत है, आपको ये देखना पड़ेगा कि ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या है।
तो फॉर्मल जो ऑप्शंस होते हैं वो ज़्यादा बेटर ऑप्शंस होते हैं, जो इनफॉर्मल ऑप्शंस होते हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं, लेकिन इनफॉर्मल, इनफॉर्मल का मतलब है कि जिनको ऑफिशियल पर्पज में यूज कम करते हो। तो ये जो होता है, जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं हम बोल देते हैं कि बढ़ गया है तो इंक्रीज स्टडी, हम ऐसा कह देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं फॉर्मल तरीके से तो हम राइज रोज का इस्तेमाल करते हैं, तो रोज स्टडी इज द राइट ऑप्शन होगा। लेकिन ग्रामेटिकली दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन सेंटेंस इंप्रूव करने की बात आई है, और अगर एसएससी चुनाव कोई करे तो ऑप्शन नंबर ए का चुनाव करेगा। अब जब ये दोनों ऑप्शन सही मिले तो मैं भाई एआई पे बैठा, मैं पहले सर्च कर रहा था यार, मेरे को जब ये लगा दोनों ऑप्शन सही है तो दोनों में क्या फर्क है, मतलब इवन दो टीचर भी इस बात को अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं कि भैया कौन सा फॉर्मल है कौन सा इनफॉर्मल है, मतलब इतना भी जो मास्टर आपको एसएससी में पढ़ा रहे हैं वो इतना पढ़ पढ़ा के नहीं आते। जब दोनों ऑप्शन मेरे को सही दिखाई दिया कि इसमें भी V2 है इसमें भी V2 है, तो मैं एआई पे बैठा मैं सर्च कर रहा था, तो वहां पे पता चला भैया ये वाला ऑप्शन ज्यादा फॉर्मल है और ये वाला ऑप्शन लेस फॉर्मल है। अगर दोनों में अगर चुनाव करना हो तो ऑप्शन ए के साथ जाना चाहिए। समझ में आया? एसएससी भी कभी कभी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछते फिर परेशान करते, फिर मास्टर अपने आप में लड़ते रहेंगे। माई एल्डर सिस्टर इज मैरिड टू ए डॉक्टर। इज मैरिड है, पैसिव स्ट्रक्चर है, अभी बताया पैसिव स्ट्रक्चर में टू का इस्तेमाल करते हैं, एक्टिव स्ट्रक्चर में कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते हैं। आई विश आई एम टॉलर, मैं विश करता हूं मैं टॉलर होता जो कि नहीं हूं, मतलब इमेजिनरी सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन में वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अगला द शिप ड्रोन्ड इन द सी। देखो जब जिंदा चीज डूबती है, लिविंग बीइंग डूबती है तो हम ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम जहाज जो डूब रही होती है ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो हम सिंक का इस्तेमाल करते हैं। तो किस ऑप्शन में एरर है, ऑप्शन पी में एरर है। ये कहां पे मिलेगा, अगर आप इंग्लिश ग्रामर की किताब में जाओगे उसमें 40 ऐसे वर्ब के पेयर हैं जो वर्ब में वर्ब से कंफ्यूज करते हैं, जो वर्ब को लेके एग्जेक्टिव से कंफ्यूज करते हैं, जो वर्ब और नाउन को लेके कंफ्यूज करते हैं, जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं, स्पेलिंग थोड़ी बहुत अलग होती है, इस तरीके के पेयर्स हैं। 40 ऐसे पेयर्स इंग्लिश ग्रामर वाली अपनी किताब में लिख रखा है। अगर वर्ब का चैप्टर पढ़ेंगे तो ये 40 के 40 पेयर मैंने आपको पढ़ा रखा संकल्प बैच में, 40 के 40। और ये पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको बताया कि बच्चा ये आता है आता है आता है आता है आता है, देखो आ गया। गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि एक बार संकल्प बैच पढ़ लो सब मिल जाएगा। देखो फिर से इंसिस्ट के साथ टू लगा दिया गया है, ठीक है ना। इंसिस्ट अपने साथ ऑन या अपॉन लेता है तो इस वाले ऑप्शन में एरर है, और जब ऑन या अपॉन लोगे तो जो एक कंपनी है उसको आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। व्हेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैव ऑलरेडी लेफ्ट, ये आपका पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन आपको ढूंढना है। व्हेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, पहले ट्रेन छूट गई हम बाद में पहुंचे हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन होगा, बाकी किसी में ये कॉम्बिनेशन मैच नहीं है। अब बात आती है फिर से, जब आप कलेक्टिव नाउन के केस में जाओगे, जब जूरी की बात आती है, टीम की बात आती है, क्रू की बात आती है, तो बात ये कही जाती है जब ये डिवाइडेड सेंस में होंगे तो प्लूरल होंगे, और जब डिवाइडेड सेंस में नहीं होंगे तो सिंगुलर होंगे। दो क्वेश्चन मुझे इसमें मिला, यहाँ पे डिवीजन की बात हो रही थी, जब डिवीजन की बात हो रही थी तो दियर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा दियर होना चाहिए, डिवाइडेड सेंस है प्लूरल है, वॉज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए, क्योंकि जूरी इस टाइम पे प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होगा। अब ये क्वेश्चन और मिलेगा आपको। वी वेटेड फॉर हिम सिंस 2 आवर्स, 2 आवर्स जो है पीरियड ऑफ टाइम है, तो सिंस की जगह क्या होना चाहिए, फॉर होना चाहिए। और इसी को इंप्रूव करना है यार, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में इसका इस्तेमाल किया गया है। ही हैज कम स्टरडे, जब हम स्टरडे की बात करते हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, तो ही केम स्टरडे ये होगा, तो ऑप्शन जो सी है ये ही हैज कम जो लिखा हुआ है इस वाले ऑप्शन में एरर है, ठीक है ना। अगला है द वॉल इज डेकोरेटेड बाई पोस्टर, डेकोरेटेड विथ पोस्टर होता है, बाई पोस्टर नहीं होता है, डेकोरेटेड विथ पोस्टर होता है। जब आप टूल्स असेट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हो तो उसके साथ विथ इस्तेमाल करते हैं, जब कोई डूअर होता है, पर्सन होता है काम करने वाला, तब वहां पे आप बाई इस्तेमाल करते हो। तो मोड मोड होना चाहिए, मोड अगर कोई पर्सन है तो बाई इस्तेमाल करते हैं, और मोड अगर कोई जो है इंस्ट्रूमेंट या टूल है तो विथ इस्तेमाल करते हैं। तो प्रीपोजिशन के चैप्टर में जाओगे स्पेशली किताब में, तो बाई वर्सेस विथ का एक केस है जो लिखा हुआ है, जिसमें ये बात अच्छी तरीके से लिखी हुई है। जो किताब अपन ने लिखी हुई है ना उसको एसएससी के हिसाब से ही लिखी हुई है, ये देखते हुए कि एसएससी में किस किस तरीके के क्वेश्चन पिछले सालों में बनाए गए हैं, क्या क्या ऐसा चीज़ है जो एसएससी क्वेश्चन उठाती है, उनका क्वेश्चन बैंक या डेटा बैंक क्या है, उस डेटा बैंक के हिसाब से बार बार क्वेश्चन बनाए जाते हैं, वेरिएशन कर करके कौन कौन से रूल्स उनके डेटा बैंक में हैं, तो उसी हिसाब से पूरी किताब लिखी हुई है। चलो आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। ही इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स जो है सिंस नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और होना चाहिए। इसमें देखो यहाँ पे भी एरर है भाई, ही इज लिविंग नहीं होना चाहिए, ही हैज बीन लिविंग होना चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए यार, ठीक है ना।
तो ये दोनों सेक्शन में एरर है, आप इसको भी चैलेंज कर सकते हो। अगला, हैड आई नोन अबाउट द डिले आई विल वेट। देखो अगर पास से स्टार्ट हो रहा है तो पास में होना चाहिए, तो हैड आई नोन अबाउट द डिले और आई विल वेट। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर ये देखोगे ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है ना, ये कंडीशनल सेंटेंस है और थर्ड कंडीशनल है। थर्ड कंडीशनल में होता है कि अगर हैड प्लस V3 का इस्तेमाल करते हो एक ऑप्शन में, तो दूसरा जिसमें कंडीशन बताते हो उसमें हैड प्लस V3 का इस्तेमाल करते हो, और इस तरीके से इस्तेमाल करते हो, हैड से स्टार्ट करते हो। तो दूसरा वाला सेक्शन है जो वुड हैव प्लस V3 का यूज करता है, ये थर्ड कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंस के चैप्टर में। तो ऑप्शन जो ए होगा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है सी सैड मी द ट्रूथ। तो सैड जो है अपने साथ टू लेता है, से टू सैड टू होता है, से टू सैड टू होता है, या फिर इसकी जगह हम टोल्ड लिखते हैं, सी टोल्ड मी द ट्रूथ, ये होगा। और ऑप्शन बी को देखोगे तो ये भी सैड टू में भी सही हो जाएगा, सी सैड टू मी द ट्रूथ। तो सैड टू मी द ट्रूथ और टोल्ड मी ट्रूथ ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट है। फिर बात आती है कि ज़्यादा फॉर्मल क्या है, ज़्यादा इनफॉर्मल क्या है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आप ध्यान से देखो, डायरेक्ट स्पीच बताते हो डबल कॉमा के साथ। जब आप इनडायरेक्ट बनाते हो तो इसको बदल देते हो इसमें, टोल्ड मी द ट्रूथ। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं इस्तेमाल किया गया है, मतलब आप इनडायरेक्ट स्पीच में डिस्कशन कर रहे हो। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। पर ग्रामेटिकली दोनों सही है, ग्रामेटिकली दोनों सही है। ये ज़्यादा फॉर्मल है, ज़्यादा फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है। तो अगर ए और बी में चुनाव करना हो तो ऑप्शन ए प्रिफर्ड वन है। ये दो क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं जिसमें बात बहस हो सकती है, एक दो क्वेश्चन आ गए जिसमें एरर दिया हुआ साफ साफ। अगला है हार्डली हैड ही लेफ्ट द रूम व्हेन द गेस्ट हैव अराइव्ड। तो व्हेन द गेस्ट अराइव्ड होगा, ना कि हैव अराइव्ड होगा। तो कहाँ पे एरर है, इस वाले ऑप्शन में एरर है। क्यों, हार्डली हैड ही लेफ्ट द रूम, जैसे ही वो निकला था तब तक गेस्ट अराइव्ड हो गए, हार्डली के साथ इन्वर्जन होगा, ये परफेक्ट है। और यहाँ पे आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा V2, और वैसे भी पास्ट से स्टार्ट हुआ है तो पास्ट में ही मूव होना चाहिए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ही वेंट टू कॉलेज इन अ ट्रेन, विथ अ ट्रेन, बाई ए ट्रेन, ऑन ए ट्रेन। बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन होता है, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई बस होता है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। अगला ही इज लिविंग हियर सिंस 2020। तो ही इज लिविंग होता है सिंस 2020, सिंस सही अपने आप में, तो सी हैज बीन लिविंग होना चाहिए। ध्यान से देखो, सी इज हियर सिंस, ही लिव्स हियर सिंस 2020, ही हैज बीन लिविंग सिंस हियर 2020। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको बनाना था। नो लेस देन 50 स्टूडेंट। जरा ध्यान से देखिए, जब हम नो लेस का इस्तेमाल कर रहे हैं और जब कंपेयर कर रहे हैं 50 स्टूडेंट, तो ये मॉडिफायर की तरह काम करता है। सब्जेक्ट ये होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट ये होता है। तो ये सब्जेक्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको सिंगुलर बोलते हैं। ये सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर होता है। सिंगुलर होता है तो ये जो वर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। अब तो मेरी जान हलक से निकल के आ गई है, लंबा समय हो गया है, जान थोड़ी हलक से निकल के आ गई है, गला सूख रहा है, और मुझे लग रहा है आप भी बोर होकर निकलने की कोशिश कर रहे होगे, पर नहीं, रुक के जाना है, सब कुछ देख के जाना है। द ओल्ड मैन फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स। द ओल्ड मैन फेल डाउन द स्टेयर होता है, ये जो फ्रॉम लगा हुआ है अननेसेसरी है, फेल डाउन द स्टेयर्स होता है, इसके साथ फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगला है आई हैव विजिटेड आगरा लास्ट मंथ। अगर हम लास्ट मंथ की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एगो, क्योंकि ये पास का टाइम डोनेट कर रहे हैं। पिछले महीने हम अगर आगरा विजिट किए थे तो हम प्रेजेंट में डिस्कशन कैसे कर सकते हैं, तो आई विजिटेड आगरा लास्ट मंथ होना चाहिए, हैव का इस्तेमाल गलत है। ही बिहेव्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग। उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे वो सब कुछ जानता है। तो ये सब प्रेजेंट में लिखा हुआ है, अपने आप में ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट है। अगर इसको आपको चेंज करना है तो ध्यान से देखो, ही नोन नहीं होगा तो थर्ड फॉर्म सीधा नहीं आएगी। ही न्यू हो सकता है कि मैं, उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे सब वो जानता था, ये ऑप्शन सही है। हैव नोन ऑल, ये वाले में कंप्लीटनेस आ नहीं रही है कि वो सब जानता है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन देखो, हैज नोन एवरीथिंग। ही बिहेव्स एज इफ ही हैज नोन एवरीथिंग। उसने ऐसे बिहेव किया जैसे उसको सारी जानकारियां मिल चुकी थी, तो ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। ये भी क्या होगा, ऑप्शन सी भी ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। फिर बात आता है कि कौन सा फॉर्मल है, कौन सा इनफॉर्मल है, कौन सा मोर प्रिफर्ड है, कौन सा लेस प्रिफर्ड है। तो ये मोर प्रिफर्ड वर्जन है, ये मोर प्रिफर्ड वर्जन है, या ज़्यादा फॉर्मल है, और ये ज़्यादा फॉर्मल नहीं है। क्योंकि जब भी हम कोई बात कहते हैं ना, जब हम व्यवहार करते हैं कि जैसे मुझे कुछ पता है या कुछ पता था, हम कभी ऐसे बिहेव नहीं करते जैसे हमें सब कुछ पता हो चुका है, मतलब सारी जानकारी का कलेक्शन आ चुका है। हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे, अगर फॉर्मल वे देखोगे या जनरल सेंस देखोगे तो हम ऐसे कहते हैं ना, हमने ऐसे बिहेव किया जैसे हमें सब कुछ पता था या पता है। तो पता है प्रेजेंट में ये बनाया गया है, पता था आप ये बना सकते हो। लेकिन अगर ग्रामेटिकली देखोगे तो सी भी सही होगा।
तो ये अपने आप में सही, तो इसे इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है। इंप्रूव करने का मतलब ये हो गया कि इसका दूसरा वर्जन पास में ले लो कि हाँ पता था, तो सी की जगह आप बी ऑप्शन में जा सकते हो। ग्रामेटिकली अपने आप में करेक्ट है। तो ये मोर प्रेफर्ड वर्जन है या लेस प्रेफर्ड वर्जन है। इन सब क्वेश्चन को खूब रिसर्च करना पड़ा, मतलब ये फॉर्मली क्या यूज होता है या इनफॉर्मली क्या यूज होता है, टीचर इतना रिसर्च करके नहीं बैठे होते। इतनी जानकारी एसएससी किसी शिक्षक को नहीं होता, आपको पढ़ाने से पहले उनको रिसर्च करना पड़ता है। क्योंकि पहले जो सेंटेंस दिया वही ग्रामेटिकली करेक्ट दिखाई दे रहा है, फिर ऑप्शन में 2 ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रहे हैं, मतलब क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब आप इसे जाके चैलेंज नहीं कर सकते। बोल रहा है इंप्रूव किया जा सकता है। समझ रहे हो बात ना। अगला है सी डज नॉट नो टू स्विम। जब नो का इस्तेमाल करते हैं किसी स्किल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना, किसी स्किल को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम नो के साथ हाउ टू का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? हाउ टू का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप संकल्प बैच पढ़े होते तो ये आपको पता होता कि मैंने उसमें पढ़ा रखा है, सी डज नॉट नो हाउ टू स्विम, हाउ टू स्विम, ऐसे 3-4 क्वेश्चन करा रखे थे। तो नो हाउ टू स्विम, अच्छा एरर बताना ना, तो नो टू स्विम ये गलत है, हाउ टू स्विम लगाना था यहाँ पे। अगला है सुजीता पुट इन द बेस्ट ड्रेस फॉर द पार्टी। देखो भैया, पुट ऑफ का मतलब उतारना होता है, पुट ऑन का मतलब पहनना होता है, पुट आउट का मतलब आग बुझाना होता है। तो यहाँ पे कपड़े उतारने की बात हो रही है, तो यहाँ पे पुट ऑफ होना चाहिए, पुट ऑन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पुट ऑन होना चाहिए। समझ में आया? अगला है सी डिड हर वर्क वेरी गुड। यहाँ पे सवाल ये आता है कि गुड कब इस्तेमाल होता है, वेल कब इस्तेमाल होता है। तो गुड जो होता है आपका एग्जेक्टिव होता है, जो वेल होता है ये आपका एडवर्ब होता है। तो जब वर्ब के लिए चाहिए तो वेल डालते हैं, जब नाउन के लिए चाहिए तो गुड डालते हैं। तो सी डिड हर वर्क, उसने काम किया, कैसे किया, तो ये जो डिड है आपका वर्ब है, काम का मैनर बताना है, तो काम उसने बहुत अच्छे से किया, तो ये गुड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वेल होना चाहिए। तो वेरी वेल इज द राइट ऑप्शन। गुड और वेल को लेके डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। वेल क्या होता है? एडवर्ब होता है, गुड जो है आपका एग्जेक्टिव होता है। शी वॉज नॉट इनफ टॉल टू प्ले बास्केटबॉल। याद आया एग्जेक्टिव का चैप्टर, चिल्ला चिल्ला के बताया था मैंने आपको कि ये आएगा ये आएगा ये आएगा। मैंने आपको बताया था जो इनफ होता है, इनफ नाउन के पहले इस्तेमाल होता है और एग्जेक्टिव के बाद इस्तेमाल होता है, एग्जेक्टिव के बाद इस्तेमाल होता है। याद है किसी को संकल्प बैच एग्जेक्टिव का चैप्टर किसी को याद है? किसी ने वो क्लास देख रखी? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखी नहीं होगी आप लोगों ने, चिल्लाया था इस पे, तकरीबन 7-8 क्वेश्चन कराए थे, 7-8 क्वेश्चन कराए थे। अगर ये पढ़ के आए हो तो जरा बताओ यहाँ पे। सी वॉज नॉट इनफ टॉल, टॉल क्या है? एग्जेक्टिव है। सी वॉज टॉल, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, तो एग्जेक्टिव आएगा। तो लंबा होना, छोटा होना, मोटा होना, चौड़ा होना, ये सब क्या है? ये सब नाउन की क्वालिटीज है। तो ये जो टॉल है एग्जेक्टिव है। इस एग्जेक्टिव के विषय में इंफॉर्मेशन देना है कि वो पर्याप्त लंबा है। तो ये जो पर्याप्त है ये पहले आना चाहिए, बाद में, एग्जेक्टिव के बाद में आना चाहिए। तो टॉल इनफ लिखते हैं, टॉल इनफ लिखते हैं। कहते हैं ना अगर मनी लिखा हुआ है और हम बोले हमारे पास पर्याप्त मनी है, तो हम इनफ मनी लिखते हैं। इनफ मनी लिखेंगे, इनफ वाटर लिखेंगे। तो ध्यान से देखो, ये नाउन है, ये नाउन है, तो इसके पहले आएगा, इसके पहले आएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं टॉल, ये एग्जेक्टिव है, इसके बाद इनफ आएगा। एक क्वेश्चन और आया हुआ है, पहचानिएगा खुद ही जब आपकी स्क्रीन के सामने आए तो। शी सक्सीडेड बाई वर्चू ऑफ हर टैलेंट। किसी चीज बाई वर्चू ऑफ मतलब के बल पर, ड्यू टू के कारण। तो ओइंग ऑफ, बिकॉज और कॉज ऑफ की जगह ध्यान से देखो, शी सक्सीडेड बिकॉज हर टैलेंट, शी सक्सीडेड ड्यू टू हर टैलेंट। और अगर आप इसमें देखोगे तो अच्छा कॉज ऑफ लिखा है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ओइंग ऑफ नहीं होगा, ओइंग टू, ओइंग के साथ टू लगाते हैं, ओइंग के साथ ऑफ नहीं लगाते। शी सक्सीडेड बिकॉज हर टैलेंट, अपने टैलेंट की वजह से सक्सीड किया है। तो बिकॉज ऑफ हर टैलेंट लिखते तो शायद सही होता, बिकॉज के साथ ऑफ आ जाता है। सी सक्सीडेड बिकॉज ऑफ टैलेंट, तो ये अपने आप में सही हो जाता है, इसके साथ ऑफ मिसिंग है, तो सही ऑप्शन जो है ऑप्शन डी होगा। ड्यू अपने साथ टू लेता है, तो सी सक्सीडेड ड्यू टू हर टैलेंट, अपने टैलेंट की वजह से जो है वो सक्सीड हुआ है। सी हैज डिड हर होमवर्क ऑलरेडी, सी हैज डिड नहीं, सी हैज डन होता है। हैज के साथ डिड नहीं लगाते हैं, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। राइट ऑप्शन। वी इंजॉयड ड्यूरिंग द पार्टी लास्ट नाइट। प्रोनाउन याद है, प्रोनाउन याद है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है, आपको याद है। इंजॉय वहां पे चिल्ला चिल्ला के बताया गया था कि जो इंजॉय होता है, ठीक है ना, इंजॉय एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इंजॉय एक ट्रांजिटिव वर्ब है।
ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको ना पता हो मैं आपको बता दूं वापस से। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो अपना सब्जेक्ट का एक्शन ट्रांसफर करता है, और अगर इसको ट्रांसफर करना है एक्शन, तो क्या चाहिए आपको? ऑब्जेक्ट चाहिए। कैसा ऑब्जेक्ट चाहिए? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो ये ड्यूरिंग है, ये क्या होता है? ये प्रीपोजिशन होता है। ये क्या होता है? ये प्रीपोजिशन है। तो आगे जो ये है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये किसका है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये इंजॉय का ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इंजॉय का ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं ड्यूरिंग हटा दूं और मैं इसको ऐसे लिख दूं, सी इंजॉयड, सी इंजॉयड, फिर मैं बोल दूं व्हाट, अगर आपके पास सीधे लिख देते द पार्टी, तो उसने क्या एंजॉय किया? पार्टी को एंजॉय किया। ये क्या हो जाता है? ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन जब ये सेंटेंस आप ऐसे लिख देते हो, सी इंजॉयड ड्यूरिंग द पार्टी, तो ड्यूरिंग का मतलब हो गया दौरान। ये जो पार्टी है ये किसका ऑब्जेक्ट है? इसका ऑब्जेक्ट है, इंजॉय का ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो जब इंजॉय के पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। वी का जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? आवर सेल्व्स। आवर सेल्फ प्लूरल है, सिंगुलर होता है तो उसमें सेल्फ लगाते हैं, प्लूरल होता है तो सेल्फ्स लगाते हैं। तो वी इंजॉयड आवर सेल्फ ड्यूरिंग द पार्टी लास्ट नाइट। इंप्रूव करना है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। समझ में आया? चिल्ला चिल्ला के पढ़ा है यार। आप संकल्प बैच चले जाओ, किताब चले जाओ, इस शब्द का इस्तेमाल करके इतना यूज केस लिखा हुआ है। सी इज बेटर इन मैथमेटिक्स देन इंग्लिश। सी इज बेटर इन मैथमेटिक्स नहीं होता, ये प्रीपोजिशन गलत है। नीचे आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि इसके साथ इन नहीं लेंगे तो क्या लेंगे। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ यार, मैंने बहुत पढ़ा है 90 डेज वोकैब प्लानर में, ये वाले क्वेश्चन बहुत है। प्रेफर टी टू कॉफी होता है, टी देन कॉफी नहीं होता है। अब खत्म होने पे आए हैं। यू मस्ट रिफ्रेन, रिफ्रेन अपने साथ फ्रॉम लेता है, रिफ्रेन अपने साथ फ्रॉम लेता है। जब फ्रॉम आता है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो सही ऑप्शन देखो, यहाँ पे फ्रॉम दिया हुआ है, यहाँ पे स्पोकिंग दिया हुआ है, तो रिफ्रेन अपने साथ फ्रॉम लेता है। रिफ्रेन का मतलब होता है बचना। द न्यूज आर टू गुड, जो न्यूज होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है और ये सिंगुलर की तरह होता है, तो आर की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा? इज लेना पड़ेगा। अगला जरा क्वेश्चन देखो ध्यान से। द सीनरीज ऑफ ऊटी वर वंडरफुल। ये क्वेश्चन ही बड़ा वाहियात है, ये मतलब ये चैलेंज करने वाला क्वेश्चन है। सीनरी को सीनरीज नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, इसको सिंगुलर रखना है आपको। और ये जो वर है उस हिसाब से अनकाउंटेबल होता है तो वॉज लिखते हैं, तो दो जगह एरर है। इस क्वेश्चन को चैलेंज करना था। अगला है सी रिजेंबल्स विथ हर मदर। जो रिजेंबल है अपने साथ, जैसे आई रिजेंबल विथ माई फादर नहीं लिखते, आई रिजेंबल माई फादर लिखते हैं, तो ये बगैर प्रीपोजिशन के सीधे सीधे आता है। रिजेंबल, सी रिजेंबल्स हर मदर होगा, ना कि विथ हर मदर होगा। रिजेंबल अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है। रिजेंबल प्रीपोजिशन नहीं लेता है। आई रिजेंबल्स माई फादर, मैं अपने पिताजी से समरूप हूँ। द क्रिमिनल वॉज एक्यूज ऑफ थेफ्ट होता है, फॉर नहीं होता है, एक्यूज ऑफ थेफ्ट होता है। एक्यूज अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई वॉज गोइंग। आई के साथ वर इस्तेमाल करते हैं, वॉज नहीं इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन वन में एरर है। शी मैरिड टू ए डॉक्टर, शी मैरिड ए डॉक्टर, यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस है, उसने डॉक्टर से शादी कर ली, ठीक है ना। तो शी मैरिड अ डॉक्टर, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा इसमें, एक्टिव वॉइस है। अगला है आई हैव विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर, फिर से लास्ट ईयर हो गया, तो यहाँ पे हैव विजिटेड की तरह सिर्फ विजिटेड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स। तो एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आता है, तो वर्ब की जगह क्या होना चाहिए? वाज होना चाहिए। थोड़ा फास्ट करा रहा हूं क्योंकि अब मतलब क्वेश्चन ऐसे नहीं लगे हुए हैं जहां पे मतलब बहुत समय देने लायक है। द फिक्शन एंड नॉन फिक्शनल बुक दैट आई बोरोड वॉज इंटरेस्टिंग। देखो जो फिक्शनल और नॉन फिक्शनल बुक की बात करें तो ये जो एंटीसीडेंट है, ध्यान से देखना, एंटीसीडेंट जब आपका नॉन लिविंग थिंग होता है, जब आपका नॉन लिविंग थिंग होता है प्योरली, तब इसके लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं, दैट का इस्तेमाल नहीं करते। तो दैट आई बारो नहीं, विच आई बारो, विच आई बारोड वॉज इंटरेस्टिंग। ध्यान से देखो कहाँ पे दिया हुआ है, विच आई बारोड, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन का केस है, अगर किसी को नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूँ। हु जो होता है वो पर्सन के लिए होता है। कैसा केस है? ये सब्जेक्टिव केस है। हुम जो होता है ये भी पर्सन के होता है, ऑब्जेक्टिव केस है। जो हुज होता है ये किसके लिए होता है? ये होता है
पर्सन के लिए पॉजेसिव केस होता है। कैसा होता है? पॉजेसिव केस होता है। और जो विच होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, दोनों केस में विच का इस्तेमाल करते हैं। दैट का यूज केस अलग से आपको सिखाया जाता है। दैट का यूज केस सिखाया जाता है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो तब उसके साथ द ओनली आ जाए, द सेम आ जाए, तब इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। अगर एनिमल को पर्सन के साथ जोड़ दिया जाए तब हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाते वक्त संकल्प बैच में भी पढ़ा रखा है, किताब में जाओगे तो किताब में बहुत क्लियरली मेंशन है। मतलब एक भी ऐसा क्वेश्चन मेरे को ग्रामर को देखने को नहीं मिला जो क्लास से बाहर आ गया हो, कुछ एक्सेप्शनल हो गया हो, कुछ नहीं मिला मेरे को। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, द नंबर ऑफ के साथ जो है एप्लीकेंट्स इस्तेमाल होता है, लेकिन द नंबर ऑफ जो होता है ये कैसा होता है? सिंगुलर होता है, तो हैव की जगह हैज हो जाता है। अगर द नंबर की जगह आप ए नंबर कर दो, अगर इसी को द की जगह आर्टिकल ए के साथ कर दो, ए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। अब मैं पूछूं यहाँ पे कि हैव होगा हैज होगा, तो इस केस में हैव होता है क्योंकि जो द नंबर ऑफ होता है ये सिंगुलर होता है, और ए नंबर ऑफ जो होता है ये क्या होता है? ये प्लूरल होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में जाओगे साफ साफ एकदम अलग अलग से लिखा हुआ इसका केस किताब में। अगला है नन ऑफ द ऑप्शन। नन ऑफ द ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ऑप्शंस होना चाहिए, ठीक है। नन ऑफ द ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है। अगला है सी गेव मी मेनी इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है, चिल्ला चिल्ला के बताया था, आपके एग्जाम में आता है। इक्विपमेंट आता है, इन्फॉर्मेशन आता है, फर्नीचर आता है, लगेज आता है, बैगेज आता है, सब आपके एग्जाम में आता है। चिल्ला चिल्ला के पढ़ा है, तो एस नहीं होना चाहिए। फिर ये भी बताया था कि अगर इसमें सिंगुलर या प्लूरल का सेंस देना हो तो आप यहाँ पे क्या लिखते हो? मेनी पीसेस, PIEC, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये लिखते हो। 1 पीस, 2 पीस या मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिखते हो, तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा। समझ में आया? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही डिड नॉट न्यू, डिड के साथ न्यू नहीं इस्तेमाल करते, डिड के साथ नो इस्तेमाल करते हैं, V1 इस्तेमाल करते हैं। टेंस का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अर्थ इज रिवॉल्विंग, जब आप किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हो ना, तब आप कंटिन्यूअस में नहीं बनाते हो, तब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हो। तो द अर्थ इज राउंड इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। अगला है ही डज नॉट गो टू शॉपिंग एज ऑफन एज ही यूज टू, वो शॉपिंग नहीं जा रहा है जैसा कि वो जाया करता था। देखो जो शेल्डम हो गया, जो रेयरली हो गया, ये तीन के तीनों जो ऑप्शन है ये अपने आप में निगेटिव होते हैं। तो ये अगर निगेटिव पहले से ही वाला क्लॉज दिया हुआ है तो उस क्लॉज में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये तीनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। बचा हुआ ऑप्शन एक ही है। सी डज नॉट गो शॉपिंग एज ऑफन एज ही यूज टू, वो शॉपिंग करने के लिए नहीं जा रहा है जैसा कि वो जाया करता था। अगला ही इज इनफ रिच, ही इज इनफ रिच या रिच इनफ, तो रिच इनफ होगा क्योंकि रिच आपका एग्जेक्टिव है। रिच के पहले अगर आर्टिकल दा लगा दे, द रिच, द पुअर, द नीडी, तो ये आपका कॉमन नाउन की तरह काम करता है। लेकिन आर्टिकल दा नहीं है, सिर्फ रिच है, मतलब अमीरी की बात हो रही है, तो ये क्वालिटी है। किसी नाउन का अमीर होना ये उसकी क्वालिटी है। तो रिच जो है एग्जेक्टिव है, तो रिच के बाद इनफ लगाएंगे। एग्जेक्टिव के बाद इनफ आता है, नाउन से पहले इनफ आता है, तो रिच इनफ होगा। क्या होगा? रिच इनफ होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है सी प्रिवेंटेड मी टू इंटर द हॉल। प्रिवेंट अपने साथ फ्रॉम लेता है, प्रिवेंट फ्रॉम इंटरिंग। क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो गया? कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये प्रिवेंट के साथ फ्रॉम डिस्कस किया था, चेक कर लेना एक बार। द टीम वर प्लेइंग वेल, जो टीम है, टीम यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है और यहाँ पे डिवीजन नहीं है तो सिंगुलर होगा, और इसके साथ हम वॉच का इस्तेमाल करेंगे। अगला है द थीव वॉज हंग फॉर हिज क्राइम, ये हंग नहीं होगा, क्या होगा? वॉच के साथ हैंग्ड लगाना पड़ेगा, हैंग्ड फॉर हिज क्राइम। अगला है द कमेटी हैव गिवन इट्स डिसीजन, द कमेटी डिसीजन दे रही है, यहाँ पे कोई डिवीजन की बात नहीं हो रही है तो सिंगुलर होगा, द कमेटी हैज गिवन इट्स डिसीजन। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका खत्म हो गया। इसके बाद मेरे पास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने जो अभी आपको कराया है वो कराया है ग्रामर में सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉट द एरर के क्वेश्चन कराया है। बहुत सारी चीज़ें जो होगी अभी आप सीखोगे। जो फिलर्स का जो सेक्शन है, जितना फिलर्स का सेक्शन है, फिलर्स में क्या होता है, वो कैप पूछा जाता है और आपका प्रीपोजिशन ज़्यादा पूछा जाता है, प्रीपोजिशन ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैं उसका जो है यूनिट वाइज जो है क्वेश्चंस बना रहा हूँ।
वो क्वेश्चन बना के जितना पढ़ाने लायक होगा, जितना ऐसा लगेगा डाउटफुल हो सकता है, वो सारे के सारे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये पहला यूनिट निकाला था तो मैंने सोचा कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर दूं, ठीक है ना। मैं इसकी जो पीडीएफ है वो अपलोड कर रहा हूं, तो आप लोग एनोटेशन पीडीएफ का इस्तेमाल करके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। जरूरत हो तभी इस टाइम पे वीडियो देखिएगा, वीडियो देखना भी हो तो 2x पे लगाकर देखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त से पढ़ते रहिए।